एनिमे के स्टार्ट में हम एक माउंटेन को देखते हैं जो कि पूरा का पूरा तबाह हो गया होता है एंड उसके आसपास के किलोमीटर दूर तक के एरिया में आग लगी होती है एंड आग इतनी ज्यादा होती है कि फायर फाइटर्स इस आग को बुझा ही नहीं पा रहे होते। एंड तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा साइंटिस्ट आग में अंदर भागकर जाने लगता है जिसे फायर फाइटर्स किसी तरह रोकते हैं। एंड तभी ये साइंटिस्ट चिल्लाकर बोलता है, मुझे अंदर जाने दो, मॉन्ट ब्लैंक कहाँ हो तुम मेरे बच्चे। एंड फिर हम मॉन्ट ब्लैंक को देखते हैं जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबोट था जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था एंड इसके सर पर लकड़ियों की 2 सींगे घुसी हुई थी। जिसको किसने मारा था, क्यों मारा था, वो सब तो अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड तैयार हो जाओ गाइस क्योंकि इस एनिमे स्टोरी को देखने के बाद तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमे डिबे। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक बहुत ही कमाल एनिमे। ये कहानी फ्यूचर की होती है जब रोबोट्स और इंसान ना साथ में मिलकर रहने लगे होते हैं एंड इंसानों की तरह रोबोट्स की भी फैमिलीज होती हैं, वो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये भी अपनी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं जो कि हम ह्यूमंस लोग नहीं करते हैं। एंड फिर हम गैसेट को देखते हैं, एक जीनियस डिटेक्टिव रोबोट जो मॉन्ट ब्लैंक की तरह पूरी दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक था, जो कि एक ह्यूमन बर्नार्ड लांका की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि इसके सर पर भी मॉन्ट ब्लैंक की तरह 2 सींगे यानी कि 2 हॉर्न्स घुसी हुई थी। एंड तभी अचानक से इन्हें पता चलता है कि आसपास के एक पुलिस रोबोट रॉबी को किसी आदमी ने मार दिया। एंड गैसेट तुरंत ही जाके उस आदमी को तो पकड़ लेता है। एंड फिर ये पुलिस रोबोट रॉबी की वाइफ को ये खुद बताने जाता है कि इसका हस्बैंड ड्यूटी में मारा गया, जिसको सुनकर रॉबी की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एंड इनके वर्ल्ड में ना रोबोट्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए होते हैं कि उन्हें भी दुख महसूस होता है। एंड फिर हम देखते हैं मॉन्ट ब्लैंक के लिए एक फ्यूनरल भी करवाया जाता है जिसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं एंड बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि मॉन्ट ब्लैंक ना एक बहुत ही अच्छा रोबोट था एंड जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था वो भी बहुत ज्यादा दुखी था। एंड ये साइंटिस्ट गैसेट से कहता है कि इसे यकीन है मॉन्ट ब्लैंक का मर्डर हुआ है और उसके मर्डर से ठीक कुछ मिनट्स पहले एक बहुत ही बड़ा तूफान उस एरिया के ऊपर आया था जो अचानक से गायब भी हो गया था। और ये साइंटिस्ट गैसेट से रिक्वेस्ट करता है कि इसके बेटे के मर्डरर को सजा दे। फिर हम देखते हैं गैसेट साइंटिस्ट हॉफमैन के पास जाता है जिसने गैसेट को बनाया होता है। ये गैसेट ना दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसकी बॉडी डायमंड से भी ज्यादा हार्ड मेटल जेरोनियम से बनी होती है। एंड ये यहाँ हॉफमैन के पास इसलिए आया होता है क्योंकि बहुत टाइम से इसको ना बहुत अजीब से कुछ सपने आ रहे होते हैं। क्योंकि एक रोबोट को सपने आ रहे इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। हॉफमैन गैसेट से कहता है कि मे भी शायद गैसेट बहुत थक गया इतनी ड्यूटी कर करके, तो क्यों ना ये थोड़े दिनों की छुट्टी ले ले और अपनी वाइफ के साथ जाके जापान घुमाए। लेकिन गैसेट इसे मना कर देता है क्योंकि इसे अभी मॉन्ट ब्लैंक और बर्नार्ड लांका की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना था। एंड इनके वर्ल्ड में ना रोबोट्स के ऊपर सिर्फ एक सबसे बड़ा रूल होता है कि कोई भी रोबोट कुछ भी करके किसी इंसान को कभी नहीं मार सकता। तो मॉन्ट ब्लैंक का तो चलो समझ में आता है कि उसको किसी रोबोट ने मारा, लेकिन बर्नार्ड लांका उसको किसने मारा? क्योंकि एक इंसान तो इतनी तबाही मचा नहीं सकता था जितनी बर्नार्ड लांका के घर में थी। एंड जिसने भी वो किया था उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा था जो कि लगभग नामुमकिन है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने बर्नार्ड लांका का मर्डर किया होता तो गैसेट ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया होता क्योंकि एक जीनियस डिटेक्टिव रोबोट होता है। एंड फिर हम देखते हैं गैसेट ना रॉबी की वाइफ को रॉबी की मेमोरी चिप देता है एज अ लास्ट निशानी। एंड रॉबी की वाइफ जब रॉबी की लास्ट मोमेंट्स देख रही होती है जब उसे उस इंसान ने मारा था, तब रॉबी की वाइफ देखती है कि रॉबी को 1 सेकंड के लिए अचानक से कोई चीज हवा में उड़ते हुए दिखी थी जो बर्नार्ड लांका के रूम में घुसी थी, जिसको देख कर ना गैसेट एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड ये तो समझ जाता है कि इस उड़ती हुई चीज ने बर्नार्ड लांका को मारा था। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि ये उड़ती हुई चीज ना तो इंसान थी और ना ही रोबोट, वरना गैसेट की मशीन ने इसे तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया होता। लेकिन फिर आखिर ये था क्या? गैसेट को एकदम समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जिसने मॉन्ट ब्लैंक और बर्नार्ड लांका को मारा, फिर 2 हॉर्न्स उनके सर पर लगाकर गायब हो गया, आखिर कौन? एंड इसीलिए गैसेट एक और जीनियस रोबोट ब्राओ के पास जाता है, दुनिया का पहला इकलौता ऐसा एआई रोबोट जिसने एक इंसान को मारा था। एंड तब से आज तक ये यहाँ बंद है। दुनिया का नंबर 1 डिटेक्टिव रोबोट गैसेट, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शायद ये पता होगा ब्राओ, बर्नार्ड लांका जिन्होंने तुम्हें बनाया था वो मारे गए और उन्हें मारने वाला ना तो कोई इंसान था और ना ही रोबोट। क्या लगता है तुम्हें आखिर किसने उन्हें मारा और क्यों मारा होगा? मुझे ये तो नहीं पता गैसेट कि किसने उन्हें मारा, लेकिन मुझे ये पता है कि क्यों मारा। शायद तुम्हें याद होगा डिटेक्टिव गैसेट कि मैंने भी एक इंसान को मारा था। साइंटिस्ट को लगा मेरे एआई में कुछ दिक्कत थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। जिस रीजन से मैंने उस इंसान को मारा था शायद वही रीजन है जिस वजह से बर्नार्ड लांका और मॉन्ट ब्लैंक मरे। नफरत, बदला, यही रीजन हो सकता है जिस वजह से बर्नार्ड लांका और मॉन्ट ब्लैंक मरे। और आखिर क्यों? जिसने भी मॉन्ट ब्लैंक या बर्नार्ड लांका को मारा उसने उनके सर पर हॉर्न्स क्यों लगाए? तुमने शायद गॉड ऑफ डेथ का नाम सुना होगा गैसेट, जो उन लोगों को मारता था जिन्होंने भी बुरे काम किए थे। उनके भी सर पर 2 सींगे थी जिनका नाम था प्लूटो। मे भी जिसने भी मॉन्ट ब्लैंक और बर्नार्ड लांका को मारा था वो दुनिया को अपना नाम बताना चाह रहा था जो कि है प्लूटो। और हाँ, अगर उसने दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक मॉन्ट ब्लैंक को मारा है तो बहुत चांसेस है कि उसका अगला निशाना बाकी
बाकी के टॉप 7 रोबोट्स में से कोई एक होगा, जिसमें से तुम भी एक हो। जिसको सुनकर गेसिक थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। एंड फिर इधर हम नॉर्थ नंबर 2 को देखते हैं, दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक और, जिसको इस समय एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन सर डंकन की देखभाल का काम मिला होता है। एंड सर डंकन को ना रोबोट्स, एआई इन सबसे बहुत ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि एक टाइम पे जब सारे के सारे रोबोट्स और एआई ये सब नहीं थे तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी से काम किया करते थे, लेकिन जब ये सारे रोबोट्स आ गए तो ये रोबोट्स इंसानों का सारा काम आसानी से कर देते हैं। सर डंकन पहले अपने आप अपनी मर्जी से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से दुनिया का बेस्ट म्यूजिक बनाया करते थे, लेकिन फिर जब ये एआई और रोबोट्स आ गए तो ये आसानी से सर डंकन के लेवल का म्यूजिक बनाने लग गए। एंड डंकन ना दुनिया का एक टाइम का बेस्ट म्यूजिशियन हुआ करता था, लेकिन अब ना ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया होता और ये भी म्यूजिक भी नहीं बना पा रहा होता। एंड इसे ना नॉर्थ नंबर 2 से बहुत ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि पहली चीज तो ये रोबोट था और दूसरी चीज कि एक टाइम पे नॉर्थ नंबर 2 ने सेंट्रल एशिया वॉर में लड़ाई करी थी, जो कि पूरी दुनिया और एक अकेली कंट्री पर्शिया के बीच थी, क्योंकि पूरी दुनिया को ये लगा था कि पर्शिया ने एक ऐसा रोबोट बना दिया जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। नॉर्थ नंबर 2, तुमने कितने रोबोट्स को मारा है आज तक बताओ? लेकिन नॉर्थ नंबर 2 कुछ भी नहीं कहता। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है। नॉर्थ नंबर 2 वहाँ से चला जाता है और सर डंकन के पियानो को बजाने लगता है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पियानो को छूने की? निकलो यहाँ से। एंड सर डंकन ना बहुत ही सालों से सिर्फ एक म्यूजिक के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन ये उसे बना ही नहीं पा रहा होता। ये बार बार एक ही जगह पर अटक जा रहा होता है। रात में हम देखते हैं सर डंकन नींद में भी उसी म्यूजिक को गुनगुना रहा होता है, लेकिन बस पियानो पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होता। एंड अगले दिन नॉर्थ नंबर 2 फिर से डंकन के पियानो को बजा रहा होता है, एंड तभी डंकन फिर से वहां जाता है। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मेरे पियानो को छुआ मत करो। सर डंकन, आप जो म्यूजिक इतने टाइम से बनाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसे कंप्लीट करने में। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है वेपन, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी जैसी किलिंग मशीन से कोई मदद नहीं लेना चाहता। एंड तभी नॉर्थ नंबर 2 कहता है, सर मैं भी पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ। क्या बोला तुमने? क्या तुम भूल गए हो तुम एक वेपन हो जिसको रोबोट्स को मारने के लिए बनाया गया है? मैं तुम्हें कभी पियानो बजाना नहीं सिखाने वाला। सर मैं एक वेपन नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ। एंड इसको सुनकर सर डंकन को उनका पास्ट याद आ जाता है, एंड ये नॉर्थ नंबर 2 को बताते हैं कि क्यों ये अपने म्यूजिक को फिनिश नहीं कर पा रहे होते। एंड असल में बचपन में डंकन के पापा नहीं थे, एंड ये अपनी मम्मी के साथ रहा करता था, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ये दोनों ना बहुत ज्यादा गरीब थे। और डंकन को ना बचपन से एक बीमारी थी जिससे धीरे धीरे अंधा होता जा रहा था, जिस वजह से इसकी मम्मी इसे झेल नहीं पाए और एक दूसरे बहुत ही अमीर आदमी से शादी कर ली, एंड इसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ पर इसे बच्चे बहुत ज्यादा बुली करते थे। इसका कोई भी दोस्त नहीं था, ना कोई परिवार था, एंड ये धीरे धीरे अंधा होता जा रहा था। इसे इस दुनिया में कुछ भी पसंद ही नहीं था सिवाय म्यूजिक के। एंड क्योंकि ये भी अपने दुख को भूलना चाहता था, इसलिए पियानो बजाना सीखना चालू कर देता है। एंड इसे ना भाई जब तक इसकी आंखें पूरी तरह से चली नहीं जाती है, पूरी तरह से अंधा नहीं हो जाता, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ पियानो बजाना सीखता है, एंड इस तरह बनता है ये दुनिया का बेस्ट म्यूजिशियन। एंड इसे ना इसीलिए अपनी मम्मी से नफरत होती है और इसीलिए अपने म्यूजिक को इतने सालों से बना नहीं पा रहा होता, क्योंकि ये जो म्यूजिक बना रहा होता है वो अपने पास को याद कर बना रहा होता है, एंड ये अपनी होम टाउन की उस लास्ट सीनरी को याद कर बना रहा होता है, जो कि इसने आखिरी बार अपनी मम्मी से अलग होने से पहले और अपनी आंखों को खोने से पहले देखा था। लेकिन जब भी उस सीनरी को याद कर अपने म्यूजिक को बना रहा होता है, तभी इसे इसकी मम्मी की याद आ जाती है और ये रुक जाता है। तुम मेरी मदद कभी नहीं कर सकते उस म्यूजिक को बनाने में। और ध्यान से सुनो, मैं अपने लिए आज ही एक नया रोबोट रिक्वेस्ट कर दूंगा, इसलिए कल सुबह होने से पहले मेरे घर से निकल जाना। एंड ये कह के सर डंकन वहां से चले जाते हैं। एंड अगली सुबह सर डंकन को नॉर्थ नंबर 2 उनके घर में नहीं मिलता। उन्हें फिर से वही शांति मिल जाती जो इन्हें चाहिए थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये शांति इनके लिए कितनी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक थी। ये फिर से अपने उसी म्यूजिक को बार बार उसी सीनरी को याद कर पूरा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बना नहीं पा रहा होता। बार बार इसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है और ये उसको म्यूजिक को छोड़ देता है। एंड एक दिन जब इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, ये गुस्से में अपने पियानो को फोड़ने वाला होता है, तभी नॉर्थ नंबर 2 वहां पर आ जाता है। तुम क्यों आए हो वापस वेपन? सर मैं आपके होम टाउन गया था आपके पास को पूरी तरह से पता करने के लिए, और जो मुझे पता चला है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपकी मम्मी ने आपको कभी अबैंडन नहीं किया था सर। उन्होंने उस अमीर आदमी से शादी इसलिए की थी ताकि वो आपकी बीमारी के इलाज के पैसे जमा कर सके, और उन्होंने आपको बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि उस अमीर आदमी की ये शर्त थी कि वो आपकी मम्मी से सिर्फ तभी शादी करेगा और उनकी मदद करेगा जब वो आपको कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी। आपकी मम्मी ने आपको कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने तो अपनी खुशियां, अपनी फ्रीडम को आपके लिए छोड़ दिया था सर डंकन। जिसको सुनकर अब इसकी आंखें खुलती है, एंड अब इसे सब कुछ याद आता है, एंड अब इसे समझ आता है जिस मम्मी से इतने सालों से नफरत कर रहा था वो इससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। सर डंकन, मैंने सेंट्रल एशिया वॉर में ना चाहते हुए भी सैकड़ों रोबोट को मारा था, जिस वजह से मैं हर वक्त पछताता हूँ। लेकिन जब मैं आपके पियानो को सुनता था या खुद बजाता था तो उन कुछ सेकंड्स के लिए सही, लेकिन मैं अपनी उन पास की दर्दनाक मेमोरीज को भूल जाता था। इसीलिए थैंक यू सर डंकन, अब मैं आपके ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ से जाता हूँ। लेकिन तभी सर डंकन कहते हैं, नहीं नॉर्थ नंबर 2, मैं उस ऑर्डर को वापस लेता हूँ।
और क्या तुम अभी भी मुझसे पियानो बजाना सीखना चाहोगे? एंड फिर हम देखते हैं सर डंकन नॉर्थ नंबर 2 को वो सब कुछ सिखाने लगते हैं जो भी इन्हें आता है। एंड थोड़े ही दिनों में सर डंकन को नॉर्थ नंबर 2 से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है एंड नॉर्थ नंबर 2 भी पियानो बजाने में एक्सपर्ट हो जाता है। एंड एक दिन सर डंकन इसे बुलाते हैं और इससे कहते हैं, नॉर्थ नंबर 2, मैंने अपने म्यूजिक को कंप्लीट कर दिया, तुम सुनना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स सुनना चाहूंगा सर डंकन, लेकिन उससे पहले क्या हुआ नॉर्थ नंबर 2? एक अजीब सी अनआइडेंटिफाइड एंटिटी हमारी तरफ बहुत तेज स्पीड में आ रही है और उसके साथ ही साथ एक स्टॉर्म भी। रुको, कहाँ जा रहे हो नॉर्थ नंबर 2? मुझे जाना होगा सर डंकन, इस समय आपकी सेफ्टी मेरी टॉप प्रायोरिटी है। मैं जैसे ही श्योर हो जाऊंगा कि आप सेफ है, मैं वापस आपके म्यूजिक को जरूर सुनूंगा। एंड नॉर्थ नंबर 2 जैसे ही बाहर निकलता है, इसे अपने सामने एक बहुत बड़ा स्टॉर्म दिखता है जो अचानक से आ गया होता है। नॉर्थ नंबर 2 समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्टॉर्म नहीं है एंड उड़ जाता है हवा में स्टॉर्म की तरफ। सर डंकन भी बाहर आ जाते हैं एंड बार बार नॉर्थ नंबर 2 को बुला रहे होते हैं। इन्हें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होता, इन्हें बस आवाज आ रही होती है थंडर की और दो बहुत ही ताकतवर चीजों की आपस में टकराने की। एंड तभी अचानक से इन्हें आवाज आती है एक बहुत बड़े ब्लास्ट की एंड ये स्टॉर्म धीरे धीरे गायब होने लगता है। एंड तभी इन्हें नॉर्थ नंबर 2 की आवाज आने लगती है जो वही गाना गा रहा होता है जो सर डंकन और नॉर्थ नंबर 2 ने साथ में मिलकर बनाया था। कहाँ हो तुम नॉर्थ नंबर 2? कहाँ हो तुम मेरे बेटे? लेकिन अब इन्हें किसी की आवाज वापस नहीं आती क्योंकि नॉर्थ नंबर 2 एक और वर्ल्ड का टॉप 7 रोबोट में से एक मारा जाता है, जिसे उसी ने मारा होता है जिसने मॉन्ट ब्लैंक को मारा था, जिसका नाम होता है प्लूटो। एंड फिर थोड़े दिनों बाद इधर हम गैसेट को देखते हैं जो वर्ल्ड के एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक एटम से मिलने आया होता है, एक मास्टरपीस जो कि एक इंसान से बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसको ना डॉक्टर टेनमा नाम के एक जीनियस साइंटिस्ट ने बनाया होता है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं एक और रोबोट साइंटिस्ट डॉक्टर टकाशी मारा जाता है, जिसके सर पर भी हॉर्न्स लगे हुए थे एंड इसका पूरा का पूरा घर भी तबाह हो गया था, जिसको ऑब्वियसली कोई इंसान तो नहीं कर सकता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं गैसेट एटम को बताता है कि इसकी लाइफ भी शायद खतरे में और इसको अपना ध्यान रखना होगा और अगर इसे जरा सा भी कुछ भी दिक्कत हो तुरंत ही गैसेट को बुलाए। एंड फिर गैसेट एटम को अपनी चिप दे देता है जिससे केस के सारे डेटा को डाउनलोड कर लेता है। लेकिन फिर ना एटम टॉयलेट में जाकर रोने लगता है क्योंकि इसे ना गैसेट के बारे में कुछ ऐसी चीज पता चल गई होती है जो कि गैसेट को खुद ही नहीं पता थी एंड जिस वजह से गैसेट को बहुत ही अजीब सपने आ रहे थे। एंड वो चीज क्या थी वो भी अभी हमें आगे पता चलेगा। एंड फिर हम देखते हैं गैसेट वहां से चला जाता है और एटम या डॉक्टर टजाकी के मर्डर के इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। एंड एटम भी ना क्योंकि एक जीनियस होता है, ये तुरंत ही समझ जाता है कि किसी रोबोट ने डॉक्टर टजाकी को नहीं मारा है। एंड जब ये डॉक्टर टजाकी के ऊपर के हॉर्न्स को देखता है तब ये समझ जाता है कि इसे भी उसी ने मारा है जिसने बर्नार्ड लांका, मॉन्ट ब्लैंक और नॉर्थ नंबर 2 को मारा होता है, जिसका नाम होता है प्लूटो। एंड फिर हम डॉक्टर ओचानो मिसू को देखते हैं, एक जीनियस साइंटिस्ट जिसने एटम की बहन उरान को बनाया होता है। एंड एटम इसे बताता है कि शायद इसकी लाइफ भी खतरे में है एंड शायद हर एक उस आदमी की लाइफ खतरे में है जो कि बोरा टीम में थे। एंड बोरा टीम असल में वो टीम थी जिनको पर्शिया भेजा गया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या पर्शिया वाले सच में एक ऐसा रोबोट बना रहे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जिसका नाम होता है बोरा, जिसमें तजाकी, बर्नार्ड लांका, ओचानो मिसू और भी कई लोग थे, जिसमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं। एंड असल में इस बोरा टीम को पर्शिया के एक बेसमेंट में ढेर सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स रोबोट्स मिले थे, जिससे इन लोगों को ये शक यकीन में बदल गया था कि शायद सच में पर्शिया वाले एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रोबोट को बना रहे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एंड इसीलिए ढेर सारी कंट्रीज ने यूएसए के अंडर में दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से 6 रोबोट्स के साथ मिलकर पर्शिया पर अटैक कर पूरे के पूरे पर्शिया को तबाह कर दिया था। एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि ये 6 टॉप 7 रोबोट्स इनकी तरह दूसरे रोबोट्स को मारे थे। एंड फिर हम एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक ब्रांडो को देखते हैं जो कि एक फाइटर होता है। गैसिक इसे भी सब कुछ बताने आता है और वार्न करने आता है कि शायद इसकी भी लाइफ खतरे में है। एंड गैसिक ना ब्रांडो की फैमिली से भी मिलता है जिसमें एक फीमेल रोबोट और 5 ह्यूमन बच्चे थे जिनको ब्रांडो और इसकी रोबोट वाइफ ने अडॉप्ट किया होता है। एंड गैसिक ना बहुत खुश हो जाता है ब्रांडो की इतनी खुशहाल और हैप्पी फैमिली को देखकर। एंड ये सारे के सारे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एंड ब्रांडो ना मॉन्ट ब्लैंक के लिए बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड फिर हम देखते हैं ब्रांडो गैसिट से बताता है कि उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड फिर हम एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक हरक्यूलिस को देखते हैं जो भी ब्रांडो की तरह एक फाइटर होता है लेकिन दूसरी कंट्री में और बहुत स्ट्रांग होता है। एंड गैसिट इससे भी मिलने आता है और इसे वार्न करने आता है। एंड हरक्यूलिस इसे बताता है कि इसका अगला फाइनल मैच इसके राइवल ब्रांडो के साथ है जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड कैसे ये और ब्रांडो एकदम इक्वल एक दूसरे के और आज तक की ये लोग ने जितनी भी बार लड़ा इनके सारे मैच टाई हुए हैं। एंड फिर इधर हम ब्रांडो को देखते हैं जिसके शहर के पास भी एक टोर्नेडो आया होता है। पापा आपने कहा था हमारे साथ जू जाएंगे। सॉरी बच्चों, पापा को एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आई प्रॉमिस मैं जब वापस आऊंगा तब हम लोग साथ में जू जरूर जाएंगे। एंड फिर ब्रांडो अपनी फैमिली को बाय बाय कर अपने फाइटिंग सूट को लेके ओपन एरिया में आ जाता है। एंड अभी भी इसे उस मॉन्ट ब्लैंक की याद आ रही होती है। एंड अंदर ही अंदर ये शायद जानता था कि आज क्या होने वाला है। ये अपने रोबोट सूट को पहनकर समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, तुम ही हो ना जिसने मेरे दोस्त मॉन्ट ब्लैंक को मारा था, आ जाओ। एंड फिर हम देखते हैं इसके सामने आ जाता है वही जिसने मॉन्ट ब्लैंक नॉर्थ नंबर 2 को मारा था, जिसका नाम था प्लूटो। एंड फिर ब्रांडो और प्लूटो आपस में टकरा जाते हैं। एंड इधर गैसिट, हरक्यूलिस और एटम इन तीनों को भी एहसास हो जाता है कि ब्रांडो के पास से बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। एंड इन तीनों को ब्रांडो दिखने लगता है जो कि प्लूटो के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और गैसिट और हरक्यूलिस तुरंत
तुरंत ही ब्रांडो की तरफ निकल जाते हैं। एंड ब्रांडो ना प्लूटो से पूरी जान के साथ लड़ रहा होता है अपने दोस्त मॉन्ट ब्लैंक को एवेंज करने के लिए। एंड ब्रांडो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्लूटो वो अलग ही लेवल पर था। एंड प्लूटो ब्रांडो को लगभग मार देता है। ब्रांडो खत्म होने से पहले प्लूटो के सारे डेटा को इन लोगों को भेजना चाह रहा होता है, लेकिन भेज नहीं पाता क्योंकि ये ना इसकी फैमिली को याद करने लग जाता है। एंड ये ना अपने लास्ट टाइम को किसी डेटा को भेजने में नहीं बल्कि अपनी फैमिली को याद करते हुए बिताना चाहता था। एंड ब्रांडो वहीं पर प्लूटो के बिना किसी डाटा को भेजे बस ये बोलकर खत्म हो जाता है कि काश वो अपने बच्चों के साथ जूझ पाता। पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक ब्रांडो मारा गया। एंड हरक्यूलिस को समुद्र में बहुत दूर एक पहाड़ पर 2 हॉर्न्स दिखते हैं जो कि प्लूटो ने ब्रांडो के हाथों से बनाए होते हैं। एंड भाई खतरनाक सीन चल रहा होता है इनकी दुनिया में। एंड फिर हम एटम की बहन उरान को देखते हैं जिसको ओचानो मिजू ने बनाया होता है। एंड इसके पास ना एबिलिटी होती है कि ये लोगों के दुख को सेंस कर सकती है। एंड फिर हम पर्शिया के एक साइंटिस्ट प्रोफेसर अबुला को देखते हैं जो कि पर्शिया से यहाँ एक मीटिंग के लिए आया होता है। एंड इसको याद रखना, प्रोफेसर अबुला। एंड फिर हम गेसिक्ट और इसकी वाइफ को देखते हैं। गेसिक्ट इसकी वाइफ हेलेना से कहता है कि ये बहुत ज्यादा दुखी और थक चुका है। एंड इन दोनों को जापान चलना चाहिए घूमने के लिए, इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है, ताकि गेसिक्ट ना थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, फिर एकदम रिफ्रेश माइंड के साथ ही अपना काम शुरू करेगा। लेकिन जब ये लोग जापान ट्रिप बुक करने लगते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि ये लोग 2 साल पहले भी जापान गए थे, जिसको सुनकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि 2 साल पहले तो ये लोग स्पेन गए थे, जापान नहीं, और इन्हें जापान को कुछ भी याद ही नहीं है। एंड इन लोगों के पास स्पेन जाने की फोटोज भी है। एंड अब इन्हें दाल थोड़ी सी नहीं बल्कि पूरी की पूरी काली लगने लगती है। एंड फिर गेसिक्ट हॉफमैन के पास जाता है इसका चेकअप कराने के लिए और इससे पूछता है कि क्या इसकी मेमोरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है बिना इसकी मर्जी के, जिसपे हॉफमैन इससे कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि एक रोबोट की मेमोरीज को बिना उसकी मर्जी के छेड़छाड़ करना इलीगल है। एंड फिर जब हॉफमैन इसके बॉस के पास जाता है इस चीज के बारे में पूछने में, तब इसका बॉस इसे ये कह के भगा देता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ये अभी बहुत बिजी है। एंड फिर हम एडोल्फ को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहता था और इसे ना रोबोट से बहुत ज्यादा नफरत होती है। एंड ये ना इस आदमी के साथ एक एंटी रोबोट ग्रुप में भी होता है जिनका मिशन होता है सारे के सारे रोबोट्स के राइट्स को छीनने का और उन्हें वापस से इंसानों का गुलाम बनाने का। और ऐसा क्यों वो भी हमें आगे पता चलेगा। एंड आज ना 2 साल बाद ये अपने भाई की डेड बॉडी को लेने आया होता है जो कि एक क्रिमिनल था, लेकिन इससे पहले कि अपने भाई की बॉडी को दफनाए ये लास्ट बार अपने भाई को देखना चाहता था। एंड जब ये अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि इसे बताया गया था कि इसके भाई को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली से मारा था, लेकिन इसके भाई की बॉडी के चीथड़े हो गए थे जो कि एक बुलेट से होना तो इम्पॉसिबल है। एंड फिर हमें पता चलता है कि गेसिक्ट के पास ना एक सुपर गन होती है। एंड पूरी दुनिया में क्योंकि सिर्फ इसकी बॉडी दुनिया के हार्डेस्ट मेटल जेरोनियम से बनी होती है, इसलिए सिर्फ यही है जो इस सुपर गन को यूज कर सकता है। एंड फिर हम देखते हैं एडोल्फ अपने एंटी रोबोट ग्रुप के लीडर के पास जाता है और इसे बताता है कि इसने अपने भाई की बॉडी का एक्सपेरिमेंट करा और इसे पता चला कि इसके भाई किसी नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की गन से नहीं बल्कि एक सुपर गन से मारा गया था जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक के पास है जो कि है गेसिक्ट। जिसको सुनकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि कोई रोबोट इंसान को मार ही नहीं सकता। एंड इसके भाई को मारा वो दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक गेसिक्ट था। एंड भाई ये न्यूज ना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी क्योंकि ये न्यूज इनके बहुत ज्यादा काम की थी, क्योंकि इन लोगों का तो एम ही होता है ना रोबोट से उनके राइट्स को छीनकर वापस उन्हें ह्यूमंस का नौकर बनाना। एंड इस वाली न्यूज से ये लोग गवर्नमेंट को फोर्स कर पाएंगे ऐसा करने के लिए। एंड फिर इधर हम हरक्यूलिस को देखते हैं जिसके पास एक और वर्ल्ड के टॉप 7 रोबोट्स में से एक एप्सिलॉन आ जाता है। एक लौता ऐसा टॉप 7 रोबोट्स में से एक जो कि सेंट्रल एशिया वॉर में नहीं लड़ा था क्योंकि इसे लड़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड इसने ना पर्शिया की वॉर की वजह से ढेर सारे अनाथ हुए बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया होता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एप्सिलॉन तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुमसे मिलने आया हूँ हरक्यूलिस। मैं जानता हूँ कि ब्रांडो के साथ जो हुआ उसके लिए तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। एंड फिर इधर हम एडोल्फ को देखते हैं जो ब्लैक मार्केट से अपनी सारी सेविंग्स के बदले एक क्लस्टर कैनन गन खरीद लेता है, एक लौती ऐसी गन जो जेरोनियम के खिलाफ यूजफुल है। एंड तुम लोग शायद ये समझ गए होगे कि एडोल्फ ने इसको क्यों खरीदा होता है, ऑब्वियसली गेसिक्ट को मारकर अपने भाई का बदला लेने के लिए। एंड फिर हम एडोल्फ के पास को देखते हैं। असल में रोबोट्स की वजह से ना इसके पापा की जॉब चली गई थी जिस वजह से इनकी मम्मी ने इन्हें छोड़ दिया था, जिसकी वजह से एडोल्फ, इसके पापा और इसका बड़ा भाई दर दर भटकने लगे थे गरीबी की वजह से। एंड इनके पास तीनों टाइम खाने तक के पैसे नहीं थे। एंड फिर आता है एडोल्फ का बर्थडे जिसपे इसको बस एक चीज चाहिए थी, एक फुटबॉल। एंड इसके पापा ना शाम को एडोल्फ को लाकर एक फुटबॉल दे देते हैं जिसको पाकर ये और इसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक रोबोट पुलिस वहां पर आकर इसके पापा को पकड़ लेते हैं क्योंकि इसके पापा ना इस फुटबॉल को एक दुकान से चोरी कर लाए होते हैं। एंड फिर चोरी के इल्जाम में इसके पापा को जेल में डाल दिया जाता है, जिस वजह से थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी इसके पापा के पास एक जॉब को पाने की वो भी चली जाती है। एंड इसके पापा फिर अपने आप को लेते हैं। एंड इसीलिए ना इसे और इसके भाई दोनों को रोबोट से बहुत ज्यादा नफरत होती है। एंड तब से एडोल्फ पढ़ाई करना शुरू कर देता है और इसका भाई बुरे काम करना। एंड इसका भाई ना ये जानता था कि रोबोट्स इन्हें नहीं मार सकते लेकिन ये तो रोबोट्स को मार सकते हैं। एंड इसीलिए इसका भाई रोबोट्स को मारकर पैसे कमाने लगता है और एडोल्फ की पढ़ने में मदद करने लगता है। एंड फिर हम एडोल्फ को देखते हैं जो गेसिक्ट का पीछा करते करते एक जंगल में आ जाता है जहाँ पर एप्सिलॉन ने गेसिक्ट को बुलाया होता है इससे मिलने के लिए। एंड एप्सिलॉन गेसिक्ट से बताता है कि उन्हें हरक्यूलिस पर नजर रखनी होगी क्योंकि उसने फाइटिंग से रिटायरमेंट ले लिया और वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा है प्लूटो से लड़ने की।
वो भी अकेले। ऑफिसर गेसेट, जिस प्लूटो के साथ हमारी लड़ाई है वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे शक है कि सिर्फ प्लूटो ही नहीं कोई और भी है जो शायद इस पूरे प्लेनेट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड फिर हम उड़ान को देखते हैं जिसको फिर से किसी की बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस होती है। एंड जब ये उस सैडनेस का पीछा करती है तो इसके सामने किसी एक रोबोट दिखता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है। एंड वॉल पे ना एक बहुत अजीब सी पेंटिंग बनाया होता है। एंड ये रोबोट ना इतना ज्यादा थका हुआ होता है कि ये हिल भी नहीं पा रहा। तो उड़ान इसे बैटरी ड्रिंक्स देती है एंड इसे ना कुछ भी याद नहीं होता है। एंड फिर उड़ान इसका ख्याल रखने लगती है। एंड इस आदमी को ना फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं तो इसलिए उड़ान इसे पेंट कलर्स देती है जिससे आदमी दीवार पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन की ड्राइंग बनाता है। एंड फिर एक दिन जब उड़ान इससे मिलने जाती है तो इसे पता चलता है कि इस रोबोट के पास कमाल की पावर होती है जिससे ना ये फ्लावर्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें जिंदा कर सकता है। एंड फिर हम अबूला को देखते हैं जो इसके एक वर्कर रोज से बात कर रहा होता है। एंड ये भी एक रोबोट होता है जिसके पास बहुत सारे कॉकरोच रोबोट होते हैं, इन्हें कंट्रोल कर सकता है। एंड ये ना इसी आदमी को ढूंढ रहा होता है जो यहाँ उड़ान के पास होता है, जो कोई और नहीं बल्कि प्लूटो ही होता है, लेकिन बस एक दूसरी बॉडी में। प्लूटो के पास ना वेदर मैनिपुलेशन के साथ साथ सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करने की पावर होती है जो टॉप 7 रोबोट्स के वर्ल्ड के टक्कर का बनाता है। एंड ये दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एटम, ओचानो मिज़ू और ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं प्लूटो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस करने की वजह से। उड़ान दूर हट जाओ उस आदमी से, वो जो भी है। एटम तुम क्यों आए हो यहाँ? एंड जैसे ही प्लूटो को एटम का नाम सुनाई देता है ना, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एटम की तरफ आगे बढ़ने लगता है एटम को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट आकर गिर जाती है। एंड तभी इस आदमी के अंदर जो प्लूटो की चिप थी वो गायब हो जाती है। ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, इसके अंदर जो चिप थी वो अचानक से गायब कैसे हो गई। एंड तभी वहां पर जिस आदमी की ओरिजिनल बॉडी थी वो वहां पर आ जाता है। एंड ये ना अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा दिनों से ढूंढ रहा होता है जो कि आज इसे मिली होती है। एंड फिर इधर हम रोच और अबूला को देखते हैं। अबूला बोलता है, दोबारा मुझसे पूछे बिना किसी और की बॉडी में जाने की सोचना भी मत प्लूटो, और अपना मिशन याद रखना, तुम्हें एटम को खत्म करना है। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ओचानो मिज़ू एक पुलिस रोबोट के साथ बैठा होता है जब इसे एक ब्रोकन डॉग रोबोट मिलता है जिसको ना इसका ओनर यहीं पर छोड़कर चला गया होता है। तो इसीलिए ओचानो मिज़ू इसे अपने साथ अपने घर ले आता है इसे फिक्स करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये रोबोट बहुत ज्यादा पुराना होता है और काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए इस रोबोट डॉग को बचा नहीं पाता। एंड ये ओचानो मिज़ू ना बहुत ही बड़ा रोबोट लवर होता है और बहुत अच्छा इंसान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इसके घर में एक आदमी आ जाता है जो कि ये बोलकर अंदर आता है कि वो इस डॉग का ओनर था, मुझे माफ करिएगा मैं उस डॉग को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी ये आदमी बोलता है, प्लीज अपना यह नकली चेहरा मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मुझे पता है कि आपको रोबोट से कुछ खास लगाव नहीं है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि आपकी वजह से पर्शिया में कितने रोबोट्स और कितने इंसान आपकी वजह से मरे थे। हाँ, कौन हो तुम? मैं हूँ डॉक्टर गोजी। जिसको सुनकर ओचानो मिज़ू एकदम शॉक्ड रह जाता है कि इसके सामने पर्शिया का वो जीनियस साइंटिस्ट बैठा है जो कि एक ऐसा रोबोट बना रहा था जो दुनिया को तबाह कर सकता था। एंड असल में ना बर्लार्ड लांग का तजाकी, उसको जिसने मारा होता है वो प्लूटो नहीं बल्कि ये होता है। एंड असल में ना ये होता तो एक रोबोट है, लेकिन इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ह्यूमन लाइक होती है कि ना तो गेसिक्ट और ना तो इसके घर की मशीनें इसको सेंस कर पाई कि एक रोबोट है। ध्यान से सुनिए मिस्टर ओचानो मिज़ू, मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी एटम को कोस्टा रिका में जाने का ऑर्डर दें। एंड असल में डॉक्टर ओचानो मिज़ू के साथ जो पुलिस रोबोट था उसे इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? एंड तभी ये बोलता है, मैं जानता था आप इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानेंगे, शायद आप भूल रहे हैं कि कोस्टा रिका में आपका पोता भी रहता है। एंड अगर अभी के अभी आपने एटम को कोस्टा रिका में नहीं भेजा तो आप अपने पोते से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। एंड असल में ये था इन लोगों का प्लान, ओचानो मिज़ू को ब्लैकमेल करके एटम को कोस्टा रिका भेजना, यहाँ से बहुत दूर जहाँ पर प्लूटो एटम का इंतजार कर रहा है उसे खत्म करने के लिए। एंड ये डॉक्टर बोजी यहाँ पर ओचानो मिज़ू के पास है इसे खत्म करने के लिए। प्लूटो धीरे धीरे ओचानो मिज़ू के पोते की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिसका डॉग प्लूटो को सेंस कर लेता है। लेकिन तभी ओचानो मिज़ू कहता है, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला बोजी, और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो? एंड तभी हम देखते हैं इनके घर को पुलिस रोबोट्स और ऑफिसर्स घेर लेते हैं। एंड असल में जो पुलिस रोबोट ओचानो मिज़ू के साथ था उसमें एक प्रोग्राम था कि जैसे ही उसे कुछ भी होगा इन सारे लोगों को सिग्नल पहुंच जाएगा। एंड जैसे ही गोजी को पता चलता है कि इसे ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स ने घेर लिया, ये ओचानो मिज़ू को मारने वाला होता है। लेकिन तभी एटम वहाँ पर आ जाता है जिसको देखकर गोजी डर जाता है वहाँ से डरकर भाग जाता है। ये पुलिस वाले इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रोज की मदद से ये भी वहाँ से निकल जाता है। एटम, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? आपके पोते के डॉग ने मुझे और उड़ान को इमरजेंसी सिग्नल भेजा था तो मैं यहाँ पर आ गया और उड़ान कोस्टा रिका आपके पोते के पास चली गई। अरे नहीं, उड़ान की लाइफ खतरे में एटम, उसे कहो जल्दी वहाँ से निकले। एंड फिर इधर हम उड़ान को देखते हैं जो यहाँ ओचानो मिज़ू के पोते को बचाने आ गई होती है। एंड क्योंकि ना प्लूटो उड़ान को जानता था एंड क्योंकि उड़ान ने इसकी मदद करी थी इसलिए प्लूटो इनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी
एटम वहाँ पर पहुंच जाता है उरान और ओचानोमिज़ू के पोते को बचाने के लिए एंड इन लोगों के जाल में फंस जाता है एंड प्लूटो इसे भी खत्म कर देता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं गेसिट को हमेशा की तरह एक रोबोट होने के बाद भी एक भयानक सपना आता है जिसकी वजह से चिल्लाने लगता है और उठ जाता है। एंड एडोल्फ भी यहाँ ऊपर से इसके ऊपर अपनी कॉम्पैक्ट क्लस्टर गन तान कर बैठा होता है एंड गेसिट पर नजर रखे होता है, लेकिन इसे मार नहीं पा रहा होता क्योंकि गेसिट ना अपने बुलेट प्रूफ घर के अंदर होता है। एंड एडोल्फ को ये नहीं पता होता कि गेसिट को इसके बारे में कब का पता चल गया है। एंड फिर इधर हम एडोल्फ और इसके एंटी रोबोट ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो नहीं चाहता था कि एडोल्फ गेसिट को मारे, क्योंकि गेसिट की इस न्यूज को यूज करके कि उसने एक इंसान को मारा था, ये लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना चाहते थे कि रोबोट्स हमारे बराबर रहने के लायक नहीं है, उन्हें वापस से हमारा नौकर बना दिया जाए। लेकिन एडोल्फ इसकी बात को मान ही नहीं रहा होता, वो बस अपने भाई का बदला लेना चाहता था। इसलिए ना एडोल्फ वहां से गुस्से में चला जाता है और आज ये ठान लेता है कि आज ही ये गेसिट को मारेगा। लेकिन क्योंकि एडोल्फ का बॉस ये नहीं चाहता था, इसीलिए अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है एडोल्फ को मार देने के लिए, इससे पहले कि वो गेसिट को मारे। एंड फिर इधर हम एडोल्फ को देखते हैं जिसने आज फाइनली ठान लिया होता है कि आज वो गेसिट को मारेगा, लेकिन उससे पहले ये एक बार अपने भाई की ग्रेव पर जाता है। लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरता है उसी सेकंड इसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि इसके बॉस ने इसकी कार के नीचे एक बॉम्ब लगा दिया था। एंड फिर इधर हम गेसिट को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट पर होता है और ये दोनों फाइनली जापान जा रहे होते, लेकिन तभी इसे न्यूज पर एटम की मौत के बारे में पता चल जाता है एंड इसका सर दर्द होने लगता है एंड ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, इतना कि इसका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है एंड गेसिट न वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिस वजह से इनकी जापान ट्रिप कैंसिल हो जाती है। एंड गेसिट जब होश में आता है तो डॉक्टर हॉफमैन के पास होता है एंड फिर इधर हम एडोल्फ को देखते हैं जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कि आखिर कौन इसे मारना चाहता था। एंड क्योंकि इसको मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक क्लस्टर बॉम्ब का यूज हुआ था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं इसे कुछ दिनों के लिए बॉडीगार्ड देने का। एंड फिर जब एडोल्फ अपने ऑफिस में जाता है तो इसे इनकी एंटी रोबोट ग्रुप का एक सीक्रेट दोस्त बताता है कि एडोल्फ को इसकी लीडर ने ही मारने की कोशिश की थी, जो कि दोबारा से मारने का ट्राई जरूर करेगा। जिसको सुनकर एडोल्फ एकदम शॉक रह जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। इसे लगता है कि इसके ऑफिस में भी कोई बॉम्ब हो सकता है, तो यहाँ वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी गेसिट इसे पकड़ लेता है। एंड असल में गेसिट को ड्यूटी मिल गई होती है एडोल्फ को प्रोटेक्ट करने की। एंड भाई किस्मत का खेल देखो, जिसको एडोल्फ मारना चाहता था वही इसका बॉडीगार्ड बन गया होता है। ये लोग अपने रास्ते में होते हैं जब एडोल्फ इसे बताता है कि इसे रोबोट से नफरत है। गेसिट इसकी जॉब के बारे में सर्च कर रहा होता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई इसके जॉब वाला तो नहीं जो इसकी जान लेना चाहता है। एंड तब इसे पता चलता है कि एडोल्फ का ना यूएस में सिक्योरिटी कैमरास को मैनेज करने का बिजनेस होता है। एंड तभी इन लोगों को एक और चीज पता चलती है कि एक और साइंटिस्ट डॉक्टर रोनाल्ड जिसने एप्सिलॉन को बनाया होता है, जो कि बोरा टीम का पार्ट था, उनका भी मर्डर हो गया होता है और उनके सर पर भी 2 सींगें घुसी हुई थी। मेरे हिसाब से डिटेक्टिव तुम्हें वहां होना चाहिए था, यहाँ नहीं। मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तुमसे नफरत है। लेकिन जब गेसिट इसे मना कर देता है तो एडोल्फ इसे एक ऐसी चीज दिखाता है जिसको देखकर गेसिट एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड असल में क्योंकि एडोल्फ का यूएस में सिक्योरिटी कैमरास का मैनेज करने का बिजनेस होता है, इसके पास ना यूएस के एक प्रिजन का एक फुटेज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जिसमें एक आदमी बर्नार्ड लांका, तजाकी, ओचानोमिज़ू और रोनाल्ड के साथ साथ उन सारे साइंटिस्ट का नाम ले रहा होता है जो कि बोरा टीम में थे, जिसमें से एक था गेसिट का साइंटिस्ट हॉफमैन। एंड इस आदमी को देखकर गेसिट एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया वॉर से पहले पर्शिया का राजा डेरियस था, जो कि अभी भी जिंदा है। एंड गेसिट को पता चल जाता है कि शायद से अगली बारी हॉफमैन की है, इसलिए तुरंत ही एप्सिलॉन को फोन मिला देता है, जो हॉफमैन को लेकर उसके घर से उड़ जाता है और बहुत दूर निकल जाता है। एंड तभी हॉफमैन देखता है कि इसके घर में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड हॉफमैन किसी तरह इस ब्लास्ट से बच गया होता है। एंड तभी हम देखते हैं एडोल्फ के ऑफिस में भी एक फ्लाइंग बॉम्ब उड़कर आ जाता है, जो कि इसे आसानी से मार देता अगर गेसिट यहाँ पर ना होता। एडोल्फ बहुत ज्यादा डर जाता है और गेसिट से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसको और इसकी फैमिली की मदद करे, और ये गेसिट को एंटी रोबोट ग्रुप और इसके बॉस जो भी इसको पता है वो सब कुछ बता देगा। एंड गेसिट इसकी बात को मान जाता है। फिर रास्ते में एडोल्फ गेसिट को बताता है कि वो गेसिट से इतनी ज्यादा नफरत इसलिए करता है क्योंकि आज से 2 साल पहले गेसिट ने इसके भाई को मारा था, जिसको सुनकर गेसिट एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रोबोट्स चाहकर भी इंसान को मार नहीं सकते। एंड गेसिट की मेमोरी में कोई ऐसी मेमोरी है ही नहीं जब इसने किसी को मारा हो, फिर आखिर कब और कैसे। एंड फिर इधर हम डॉक्टर टेनमा, एक जीनियस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने एटम जैसे मास्टरपीस को बनाया था। लेकिन इनके हिसाब से ना एटम एक मास्टरपीस नहीं बल्कि इनका सबसे बड़ा फेलियर था। एंड असल में इनके हिसाब से एक मास्टरपीस रोबोट वो है जो कि सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस नहीं बल्कि इंसानों की तरह नेगेटिव इमोशंस भी, जैसे गुस्सा, झूठ बोलना और नफरत, ये सब भी कर सके। इतना नफरत कर सके कि वो किसी आदमी का मर्डर कर सके। एंड वो होगा इनके हिसाब से एक असली मास्टरपीस रोबोट। एंड अब हम गेसिट को देखते हैं जिसको अब जाके अपने पास्ट की एक छोटी सी झलक दिखती है जब इसने सच में एडोल्फ के भाई को मारा था। एंड गेसिट को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इसने एक इंसान को मारा है। फिर हम देखते हैं एप्सिलॉन और हरक्यूलिस साथ में खड़े होते हैं। तभी इन दोनों को एहसास हो जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो इनकी तरफ आ रहा है। हरक्यूलिस, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी
तुम्हारी तरह वीक नहीं हूँ एप्सिलॉन, जिसको लड़ना पसंद नहीं है। अगर तुम अपने रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के लिए लड़ भी नहीं सकते तो तुमसे ज्यादा वीक कोई नहीं। जो यहाँ आ रहा है उसने मेरे राइवल ब्रांडो को मारा था, और अगर मुझे मेरे राइवल को हराना है तो उसका बदला मुझे इससे लेना ही होगा। अब जाओ यहाँ से एप्सिलॉन, और ऊपर से हमारी फाइट को रिकॉर्ड करके हमारी एनिमी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। एंड फिर एप्सिलॉन बहुत ज्यादा ऊपर हवा में चला जाता है इन दोनों की फाइट को रिकॉर्ड और एनालाइज करने के लिए। एंड हरक्यूलिस और प्लूटो आमने सामने होते हैं। एंड अब हम एक दूसरे रोबोट रूजवेल्ट को देखते हैं जो कि इनकी फाइट को देख रहा होता है। हरक्यूलिस और प्लूटो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन प्लूटो के पास जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उससे हरक्यूलिस का सिस्टम खराब होता जा रहा होता है। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। एप्सिलॉन इन दोनों की फाइट को ऊपर से देख रहा होता है। ये चाहता तो था हरक्यूलिस की मदद करने की, लेकिन क्योंकि इसके उसूल होते कि ये लड़ाई नहीं करता, इसीलिए ये जा नहीं पा रहा होता एप्सिलॉन की मदद करने के लिए। एंड तो भी हम देखते हैं प्लूटो हरक्यूलिस को अपनी हॉर्न से पकड़ लेता है एंड हरक्यूलिस को भी प्लूटो खत्म कर देता है। एंड एप्सिलॉन ना चाहते हुए भी हरक्यूलिस को बचा नहीं पाता है। एंड फिर ये गैसेट को कॉल करने लगता है, लेकिन गैसेट भाई अभी खुद सदमे में होता है। इसको कॉल को उठा ही नहीं रहा होता गैसेट, क्योंकि गैसेट को ना इसकी पास की मेमोरी सब धीरे धीरे याद आने लग गई होती है, जो कि इसके डेटा से डिलीट कर दी गई थी। इसे याद आने लगता है कि इसने सच में कैसे एडोल्फ के भाई को मारा था, लेकिन उसका ना एक रीजन था। एडोल्फ का भाई ना एक साइको बन गया था, जो रोबोट बच्चों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर कर उन्हें मारता था, फिर उनको बेचकर पैसे कमाता था, जिसकी वजह से एडोल्फ के भाई ने बहुत सारे ह्यूमंस और रोबोट्स की फैमिलीज की खुशियों को बर्बाद किया था। एंड गैसेट एक जीनियस, जब वो फाइनली एडोल्फ के भाई को पकड़ लेता है जिसके पास एक टूटा हुआ रोबोट बच्चा था, तब गैसेट को पहली बार हेट महसूस होता है। एंड गैसेट की एआई में गुस्सा और हेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गैसेट अपने आप को खो देता है एंड एडोल्फ के भाई को अपनी सुपर गन से खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं गैसेट एडोल्फ और इसकी फैमिली को एक सेफ जगह पर लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इनके पीछे जो पुलिस कार थी वो पूरी तरह से गायब और डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। एंड इसीलिए गैसेट और एडोल्फ तुरंत ही समझ जाते हैं कि पुलिस कार को किसी नॉर्मल वेपन से नहीं बल्कि एक क्लस्टर कैनन गन से डिस्ट्रॉय किया गया है, वही जो कि एडोल्फ ने खरीदा था। एक लौता ऐसा वेपन जो गैसेट के जेरोनियम बॉडी के सामने असरदार है। जरूर से मेरे बॉस के आदमी मेरे पीछे पड़े मुझे मारने के लिए, ताकि मैं हमारे एंटी रोबोट ग्रुप के बारे में पूरी दुनिया को ना बता सकूं। प्लीज गैसेट, मेरी और मेरी फैमिली को बचा लो बस, प्लीज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड तभी हम देखते हैं एडोल्फ के बॉस का आदमी इनके ऊपर अपनी क्लस्टर कैनन गन से अटैक कर देता है एंड गैसेट किसी तरह एडोल्फ और इसकी फैमिली को बचाता है। एंड तभी ये आदमी एडोल्फ के सामने आ जाता है इसे अपनी क्लस्टर कैनन गन से मारने के लिए, लेकिन तभी गैसेट इसके सामने आ जाता है अपनी सुपर गन को लेकर। एंड ये आदमी ना ये जानता था कि गैसेट इसके ऊपर बिना परमिशन के शूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ह्यूमन है और मार तो इसको बिल्कुल भी नहीं सकता, इसलिए इसके अंदर कुछ डर ही नहीं था। एडोल्फ, मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। एंड एडोल्फ तुरंत ही गैसेट के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे, अब मैं एक ही गोली से तुम दोनों को खत्म कर सकता हूँ, फिर बॉस शायद मेरी और तारीफ करेंगे। एंड तो अभी इन दोनों के ऊपर अपनी क्लस्टर कैनन गन फायर कर देता है, जिससे किसी तरह गैसेट अपनी सुपर गन का यूज कर इसके मिसाइल को आधे रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि गैसेट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन ये किसी तरह एडोल्फ को बचा लेता है। एंड क्योंकि अब इस आदमी की क्लस्टर कैनन गन रिलोड नहीं थी, इसलिए डर के मारे वहीं पर सरेंडर कर देता है। एंड इस तरह गैसेट एडोल्फ और इसकी फैमिली को बचा लेता है। एडोल्फ, मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से और हेटरेट को अपने ऊपर हावी होने दिया और मैंने तुम्हारे भाई को। नहीं डिटेक्टिव गैसेट, प्लीज मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपको एक इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आपने आज मुझे और मेरी फैमिली को बचा लिया। हो सके तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। एंड इस तरह से एडोल्फ के अंदर गैसेट के लिए जो हेटरेट थी वो खत्म हो जाती है। एंड फिर इधर हम उरान को देखते हैं जो कि एटम के लिए बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन तभी ये एक ऐसे आदमी को सेंस करती है जो कि इससे भी ज्यादा दुखी था। एंड जब उरान उस आदमी के सैडनेस का पीछा करती है तो ये ग्रेव के पास आ जाती है, जो कि एटम नाम के एक लड़के की थी, लेकिन जब तक यहाँ आती है तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। एंड वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ये जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर टेनमा था, जिसने एटम को बनाया था। एंड ये ना यहाँ पर एटम की बॉडी को देखने आया होता है, जो कि इसका बेटा था। एंड असल में ना इसके बेटे का नाम एटम था, जो कि एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया था, इसीलिए इसने एटम एक मास्टरपीस रोबोट को बनाया था, जो कि हूबहू इसके बेटे की तरह दिखता था। लेकिन ऑब्वियसली भाई एक रोबोट अपने खुद के बच्चे की जगह थोड़ी ना ले सकता है। एंड इसीलिए डॉक्टर टेनमा के हिसाब से एटम इनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन एटम जैसा भी था वो था तो इनके बेटे की तरह ना, उन्होंने इसे अपने बेटे की तरह बनाया था। इसीलिए डॉक्टर टेनमा किसी तरह फिर से यहाँ पे एटम को आकर रिपेयर करने लगते हैं, जो कि लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये एक और बार एटम को नहीं खोना चाहते थे। डॉक्टर उचानोमिज़ु टेनमा के लिए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि एटम को बचना अब नामुमकिन है, लेकिन ये भूल गए थे कि डॉक्टर टेनमा एक जीनियस है। एंड फिर 18 घंटे तक लगातार काम करने के बाद ये अब जाके फाइनली सांस में सांस लेते हैं। मुझे यकीन नहीं होता आपने एटम को पूरी तरह से फिक्स कर दिया। मुझे समझना चाहिए था कि आपके मास्टरपीस रोबोट को आपके सिवाय कोई नहीं बना सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एटम जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो वो होश में क्यों नहीं आ रहा है। एंड तब डॉक्टर टेनमा उचानोमिज़ु से कहते हैं, एटम मेरा मास्टरपीस नहीं था उचानोमिज़ु, थोड़े सालों पहले मैंने अपने मास्टरपीस रोबोट को बना दिया था। एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर मैंने 9 बिलियन लोगों की पर्सनालिटीज को डाला था, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। एक ऐसा रोबोट जो पूरी तरह से एक इंसान के जैसा था, जो इंसानों की तरह गुस्सा कर सकता था, झूठ बोल सकता था, जलन और नफरत इनको महसूस कर सकता था। एंड वो किसी
इंसान से इतना नफरत कर सकता था कि वो उन्हें जान से मार सकता था, जिसको सुनकर ओचानोमिज़ु बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये समझ जाता है कि जो रोबोट डॉक्टर टेनमैन ने बनाया था वो कितना ज्यादा खतरनाक है। कहाँ पर है वो रोबोट अभी मुझे नहीं पता। मुझे उस रोबोट को हद से ज्यादा पैसे देकर बनवाया गया था और मैंने अपने पैशन के लिए उस रोबोट को बनाया था, और अब वो रोबोट कहाँ पर है और क्या कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि अब अगर हमें एटम को भी होश में लाना है तो हमें उसके अंदर भी नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा, जलन और नफरत इन सबको डालना होगा। लेकिन ओचानोमिज़ु इसे सीधे मना कर देता है क्योंकि नहीं चाहता था कि ये एटम एक खतरनाक रोबोट बन जाए। एंड फिर इधर हम गैसेट को देखते हैं जो कि अमेरिका की उसी जेल में आ जाता है जहां पर पर्शिया का लीडर डेरियस बनता है इससे पूछताछ करने के लिए। एंड जब ये डेरियस से सब कुछ पूछताछ करता है कि जितने भी लोग और रोबोट्स मर रहे हैं क्या ये मरवा रहा है, तो डेरियस ना सिर्फ एक चीज बोलता है, मेरे पर्शिया को बिना किसी वजह के डिस्ट्रॉय किया गया था, उसका अंजाम अब इस पूरी दुनिया को उठाना होगा। अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता प्लूटो को। एंड इतना ही कहने के बाद डेरियस अपने ही दांत से अपनी जीभ को काट देता है ताकि ये आगे कुछ ना बोल पाए। इसे तुरंत ही मेडिकल वार्ड भेज दिया जाता है। गैसेट वहां से दुखी दुखी और कंफ्यूज जाने लगता है, लेकिन तभी इसके सामने एप्सिलॉन आ जाता है जो इससे कहता है हरक्यूलिस मारा गया गैसेट, जिसको सुनकर गैसेट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने हमारे एनिमी प्लूटो के खिलाफ हमें काफी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि मैं तुम्हें अभी के अभी भेजता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ जब हरक्यूलिस प्लूटो से लड़ रहा था तब प्लूटो के डेटा से हरक्यूलिस ने एक ऐसी फोटो एक्सट्रैक्ट कर ली थी जिसको तुम्हें देखना चाहिए। एंड जब गैसेट इस फोटो और इस बड़े से बगीचे को देखता है तो ये थोड़ा शॉक रह जाता है और ये समझ जाता है कि इस फोटो में शायद जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्लूटो ही है। एंड ये होता है प्लूटो का असली रूप। एंड फिर हम देखते हैं गैसेट खुद पर्शिया आ जाता है प्लूटो के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जबकि उस कैनन क्लस्टर ब्लास्ट की वजह से अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। इसकी बॉडी ना अभी भी काफी वीक थी। एंड ये ना यहाँ पर ऐसे ही पर्शिया के एक मार्केट में घूम रहा होता है जब इसे रास्ते में एक पर्शियन वॉर की वजह से एक टूटा हुआ अबैंडन्ड रोबोट बच्चा मिलता है जो कि फ्लावर बेच रहा होता है खुद का गुजारा करने के लिए, क्योंकि इनकी दुनिया में ना रोबोट्स को भी बैटरी एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है ना जिंदा रहने के लिए। एंड ये रोबोट बच्चा गैसेट से कहता है मेरा नाम टेट्सू है, आप एक फ्लावर खरीद सकते हैं मुझसे। लेकिन गैसेट इसे मना कर देता है और यहाँ आ जाता है अबूला से मिलने के लिए। एंड गैसेट जैसे इसका हाथ मिलाता है इसे एहसास होता है कि इसका हाथ भी एक मशीन है। एंड तब अबूला गैसेट को बताता है कि सेंट्रल एशिया वॉर में इसने अपनी फैमिली के साथ साथ लगभग पूरी बॉडी को खो दिया था, इसीलिए इसकी मोस्ट ऑफ द बॉडी मशीन से रिप्लेस कर दी गई है। एंड तभी ये दोनों टेट्सू को देखते जो कि चुप के इन दोनों को देख रहा होता है एकदम प्यारे से बच्चे की तरह, जिसको देखकर अबूला कहता है सेंट्रल एशिया वॉर की वजह से आज तक हमारी कंट्री के लोग और रोबोट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा। एंड तब गैसेट इससे पूछता है कि क्या ये डेरियस और प्लूटो के बारे में जानता है जो कि बोरा टीम वाले और वर्ल्ड के टॉप 7 रोबोट्स वालों को एक एक कर खत्म कर रहे हैं, जिसपे ये कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बोरा टीम वालों के साथ जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। उन्हीं की झूठी रिपोर्ट की वजह से कि हम एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे सेंट्रल एशिया वॉर हुई जिसमें पर्शिया के इतने सारे लोग, इतने सारे रोबोट्स मारे गए और पूरा का पूरा पर्शिया तबाह हो गया। मे भी शायद भगवान प्लूटो का रूप लेके उन सारे लोगों को सजा दे रहे हैं जो उस वॉर के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है डिटेक्टिव गैसेट, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, जाने से पहले क्या आप इसे जानते हैं? एंड तब गैसेट अबूला को प्लूटो की फोटो दिखाता है जिसे देखकर अबूला थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। एंड अबूला वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गैसेट इससे कहता है शायद आपको ये पता नहीं है मिस्टर अबूला, लेकिन मेरा सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि कब सामने वाला झूठ बोल रहा है और मुझे पता है कि आप इस आदमी को जानते हैं। एंड फिर अबूला इसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। गैसेट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टेट्सू इसे फिर से मिल जाता है जो गैसेट के पीछे पड़ जाता है कि बस इससे एक फ्लावर खरीद ले। एंड गैसेट ना फाइनली इसकी बात को मान लेता है एंड एक फ्लावर इससे खरीद लेता है। एंड तभी बातों बातों में टेट्सू गैसेट से बताता है कि ये भी एक गार्डनर बनना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे फहाद था जिसकी फोटो अभी गैसेट ने अबूला को दिखाई थी, जिसको सुनकर गैसेट एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये आदमी इस फोटो में जो है उसका असली नाम फहाद था। एंड टेट्सू इसे ये भी बताता है कि फहाद ना नेदरलैंड चला गया था फ्लावर्स के बारे में पढ़ाई करने के लिए, जिसको सुनते ही ये भी नेदरलैंड चला जाता है फहाद के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंड इसे सारे लोगों से ये पता चलता है कि फहाद भी ना एक रोबोट था एंड फहाद को फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। फहाद का सपना था पर्शिया के एक डेजर्ट को पूरी तरह से गार्डन बनाने का जहाँ पर हर तरफ फूल, पेड़ और ग्रीनरी हो। एंड फहाद को वॉर, लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था। फहाद सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग करना चाहता था। लेकिन जब सेंट्रल एशिया वॉर में फहाद के पापा मर गए तो फहाद को ना चाहते हुए भी वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। एंड उसके बाद फहाद का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। लेकिन गैसेट के लिए जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी जो इसे पता चली वो ये थी कि फहाद के पापा कोई और नहीं बल्कि अबूला ही थे भाई, जिसको देखकर गैसेट एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि फहाद के हिसाब से तो उसके पापा सेंट्रल एशिया वॉर में मारे गए थे ना। एंड अब जाके गैसेट को थोड़ा बहुत खेल समझ में आने लगता है एंड ये समझ जाता है कि प्लूटो कोई और नहीं बल्कि फहाद ही है, जिसके पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर है। जिससे पहले तो वो फूलों को उगाना चाहता था और पर्शिया के डेजर्ट को ग्रीनरी से भरना चाहता था, लेकिन अब वो उसका यूज कर रहा है दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स को मारने के लिए। एंड फिर इधर हम फिर से इस
रोबोट रूजवेल्ट को देखते जो कि कहता है गैसेट को प्लूटो के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया है, हमें उसे जल्दी से मारना होगा। लेकिन गैसेट को प्लूटो नहीं मार सकता क्योंकि गैसेट इकलौता ऐसा रोबोट है जो प्लूटो को हराने की ताकत रखता है। लेकिन मुझे पता है कि हम गैसेट को कैसे मार सकते हैं। एंड फिर इधर हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो अपने साइंटिस्ट डॉक्टर रोनाल्ड की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। एंड तभी इसके पास अबूला आ जाता है। मुझे बहुत दुख है जो भी डॉक्टर रोनाल्ड के साथ हुआ, वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। एंड एप्सिलॉन भी इससे कहता है कि इसे भी पता है कि अबूला ने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सेंट्रल एशिया वॉर में खोया था, जिसको सुनकर अबूला रोने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इसे अपने बच्चों और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार था। एंड फिर अबूला एप्सिलॉन के अडॉप्टेड बच्चों से मिलता है जिनको एप्सिलॉन पर्शिया की वॉर से बचाकर लेके आया होता है। एंड एप्सिलॉन ना इन सारे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसको अबूला देख लेता है। एंड फिर इधर हम गैसेट को देखते हैं जो फिर से ब्रॉ के पास आया होता है इसे प्लूटो के बारे में पूछने के लिए। एंड वहीं पे समझ जाता है कि अपनी हरक्यूलिस के साथ की फाइट की वजह से प्लूटो जरूर से अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड होगा और कहीं पर रिपेयर हो रहा होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पर्शिया में ही होगा जहां पर सबसे ज्यादा फ्लावर्स होंगे क्योंकि प्लूटो को फ्लावर्स पसंद होते हैं। एंड इसीलिए गैसेट तुरंत ही पर्शिया चला जाता है। एंड इसे वो जगह भी मिल जाती है जहां पर पर्शिया में सबसे ज्यादा फ्लावर्स हैं। एंड वहां पे ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी सेंस कर पा रहा होता है, तो इससे थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि प्लूटो यहीं पर है। एंड फिर इधर हम हॉफमैन को देखते हैं जो उस मीटिंग में आया होता है जहां पर अबूला था। एंड तभी अचानक से हॉफमैन के साथ जो बॉडीगार्ड रोबोट था उसको अबूला हैक कर लेता है एंड हॉफमैन को पकड़ लेता है एंड इसे मारने वाला होता है। एंड इधर हम देखते हैं गैसेट धीरे धीरे प्लूटो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने अबूला का सोल्जर रोच आ जाता है। लेकिन क्योंकि गैसेट ना उन टॉप 7 रोबोट्स में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आसानी से रोच को हरा देता है एंड गैसेट प्लूटो की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है। एंड तभी गैसेट के सामने आ जाता है प्लूटो। एंड प्लूटो तुरंत ही गैसेट को पकड़ लेता है एंड इसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अटैक कर देता है। लेकिन क्योंकि गैसेट की बॉडी जेरोनियम की बनी होती है, इसीलिए प्लूटो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। एंड प्लूटो पहले से थोड़ा बहुत इंजर्ड होता है। एंड गैसेट के पास इसकी सुपर गन भी थी जिससे आसानी से प्लूटो को मार सकता था। गैसेट यहाँ पर फुल एडवांटेज में होता है एंड इसने प्लूटो को पूरी तरह से घेर लिया होता है भाई। एंड तभी गैसेट को ना प्लूटो के पास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इसकी थोड़ी बहुत मेमोरीज दिख जाती हैं। जब ये नेदरलैंड से वापस आया था सुनकर कि इसके पापा अबूला मारे गए। एंड जब फहद अपने पापा को अपने सामने जिंदा देखता है तो ये थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। पापा आप जिंदा कैसे हैं? नहीं फहद, मैं सिर्फ बाहर से जिंदा हूँ, मैं अंदर से मर चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी फैमिली को इस वॉर में खो दिया है फहद। पूरी दुनिया ने हमारी फैमिली को हमसे छीन लिया है, इसीलिए हमें हमारी फैमिली का पूरी दुनिया से बदला लेना होगा। मेरे पीछे आओ। एंड फिर अबूला फहद को एक नई बॉडी और एक नया नाम देता है प्लूटो, जिसका सिर्फ एक काम होगा, सारे उन लोगों से बदला लेना जिनकी वजह से अबूला की फैमिली मारी गई और पूरा पर्शिया तबाह हो गया। एंड असल में अबूला ही फहद से जानबूझकर वो सारे मर्डर करवा रहा होता है जिसको ना चाहते हुए भी फहद को करना पड़ रहा होता है। एंड तभी गैसेट को ऑर्डर मिलता है। सोच कर रहे हो गैसेट, तुम्हें ऑर्डर मिल गया है, जल्दी से खत्म कर दो उस प्लूटो को अपनी सुपर गन से। लेकिन तभी अबूला इसे कॉल कर देता है एंड इसे कहता है गैसेट मेरे बेटे फहद को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारे साइंटिस्ट हॉफमैन को छोड़ दूंगा। एंड गैसेट ना भाई क्योंकि एक बहुत ही अच्छे दिल का रोबोट होता है एंड क्योंकि ये जान गया होता है कि सारी गलती प्लूटो की नहीं बल्कि अबूला की है, एंड क्योंकि हॉफमैन की भी जान खतरे में होती है इसलिए प्लूटो को खत्म नहीं करता। एंड ये वहीं पर प्लूटो को छोड़कर जाने लगता है। क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आता? प्लूटो को मार दो, ये हमारा ऑर्डर है। लेकिन गैसेट इनके सारे ऑर्डर को मारने से मना कर देता है एंड वहां से बस चुपचाप जाने लगता है। एंड जब ये वहां से जाने लगता है तभी ना इसे पीछे से प्लूटो के रोने की आवाज आती है, जो कि खुद बहुत ज्यादा दुखी होता है उन सारे मर्डर्स के लिए जो कि अबूला के कहने पर इसने किए थे। एंड फिर हम देखते हैं गैसेट ये भी डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी सब जॉब को छोड़ देगा। एंड गैसेट अपनी वाइफ को फोन कर देता है एंड इससे कहता है कि इसने अपने केस को सॉल्व कर दिया है एंड अब ये दोनों साथ में जापान घूमने जा सकते हैं, जिसको सुनकर इसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड गैसेट ने ना अपनी जॉब को इसलिए छोड़ा होता है क्योंकि जब ये प्लूटो से लड़ रहा था तब उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इसको अपना पूरा का पूरा असली पास्ट याद आ गया होता है, जो कि बिना इसकी मर्जी के इसकी मेमोरी से डिलीट कर दिए गए थे। एंड असल में आज से 2 साल पहले जब ये और इसकी वाइफ जापान गए थे तब एक मिशन में ना गैसेट ने एक बच्चे को बचाया था, जिसकी वजह से इसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और बहुत ज्यादा रोने लग गए थे। एंड तब गैसेट ने सोचा था कि एक बच्चा होना आखिर कैसा फील होता होगा। एंड जब ये वापस लौट रहा था तब इसे एक टूटा हुआ रोबोट बच्चा मिलता है जिसको किसी ने फेंक दिया था। एंड फिर गैसेट ना इस टूटे हुए रोबोट बच्चे को इस कूड़े वाले से खरीद लेता है एंड वापस अपनी वाइफ हेलेना के पास लेकर आ जाता है। एंड ये और हेलेना इस बच्चे को अपना लेते हैं एंड पाल लेते हैं। एंड इन दोनों का इस बच्चों से कुछ ही साल में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, जिसका नाम गैसेट रॉबिटा रखता है। लेकिन फिर एक दिन एडोल्फ का भाई रॉबिटा को किडनैप कर लेता है एंड उसे मारकर टुकड़ों में तोड़कर उसे बेचने जा रहा होता है, जिसको देखकर पहली बार गैसेट बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड गैसेट का एआई गुस्से और हेट्रेड से ओवरलोड हो जाता है एंड गैसेट अपनी सुपर गन का यूज कर एडोल्फ के भाई को खत्म कर देता है। एंड ऑब्वियसली भाई क्योंकि गैसेट को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगे थे एंड अगर ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती कि दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से किसी ने एक इंसान को मारा है तो पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है। इसीलिए गैसेट के मेकर्स ने इसकी 2 साल की जापान की मेमोरीज को डिलीट कर इसके अंदर फेक स्पेन वाली मेमोरीज को डाल दिया था, जिसके बारे में हॉफमैन तक को नहीं पता था। लेकिन अब गैसेट को सब कुछ याद आ गया होता है और इसीलिए इसने अपने डिटेक्टिव वाली जॉब को छोड़ दिया होता है। ये वापस अपनी वाइफ हेलेना के लिए एक फूलों के गुलदस्ते
गुलदस्ते को लेकर लौट रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने टेट्सू आ जाता है, वही जिससे पर्शिया में मिला था। एंड जैसे ही गेसेट इस टेट्सू को देखता है, ये दोबारा से अपने बच्चे रॉबिटा की याद में खो जाता है। एंड उसी सही टाइम का फायदा उठाकर टेट्सू गेसेट की तरफ इस कॉम्पैक्ट क्लस्टर गन को तान कर फायर कर देता है। एंड गेसेट इसे ऑब्वियसली रोक नहीं पाता, एंड जिस वजह से गेसेट वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड टेट्सू भी वहां पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एंड असल में ना इस टेट्सू को ये वाला रोबोट रूजवेल्ट कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि गेसेट को मारने के अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं गेसेट की वाइफ हेलेना अकेले जापान घूमने आई होती है, जो कि ये तो दिखा नहीं रही होती कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन जब ये यहाँ डॉक्टर टेनमा से मिलती है तो ये फूट फूट कर गेसेट के लिए रोने लगती है। एंड ये असल में यहाँ जापान इसीलिए आई होती है डॉक्टर टेनमा को गेसेट की चिप को देने के लिए, जिसके बदले टेनमा ने इसे वादा किया होता है कि ये गेसेट के मर्डरर्स को छोड़ेगा नहीं। एंड फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर टेनमा ने जो मास्टरपीस रोबोट बनाया था उसे किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर अबूला ने ही बनवाया था। एंड फिर हम देखते हैं, जैसा कि तुम्हें याद होगा, कि एटम को वापस से होश में लाने के लिए इन्हें एटम के अंदर नेगेटिव इमोशन जैसे हेट्रेड, गुस्सा, इन सबको डालना था। इसीलिए ना डॉक्टर टेनमा गेसेट की चिप को जो इन्होंने हेलेना से ली थी वो बिना किसी को बताए एटम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि एटम दोबारा से होश में आ पाए। एंड फिर इधर हम एप्सिलॉन द लास्ट टॉप 7 रोबोट्स में से एक को देखते हैं, जिसको जब पता चलता है कि गेसेट मारा गया तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि सब ये जानते थे कि एप्सिलॉन की जान भी अब खतरे में है, इसीलिए गवर्नमेंट इसे एक बॉडी गार्ड देती है। एंड एप्सिलॉन का आज बर्थडे भी होता है, जिसके लिए सारे के सारे बच्चे इसे सरप्राइज देते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। एंड इसको पाकर एप्सिलॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड एप्सिलॉन ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आज तक फिर भी इसने कभी लड़ाई नहीं करी होती, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एंड आज तक इसने सिर्फ एक बार अपनी पावर का यूज किया था पूरे के पूरे पर्शिया की एक रिसर्च फैसिलिटी और एक पूरी सिटी को एक ही ब्लास्ट में साफ करने के लिए, जिसके बाद ये पर्शिया के सारे अनाथ हुए बच्चों को अपने साथ यहाँ लेकर आकर अडॉप्ट कर लिया होता है। एंड फिर हम देखते हैं एप्सिलॉन को इसकी सिक्योरिटी के लिए इसके बच्चों से दूर एक दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, जो कि इसकी कंट्री का सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस था। और वहीं पर ये स्कॉट से भी मिलता है, जो कि बोरा टीम का ही मेंबर था। इन सबको लग रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है, लेकिन तभी एप्सिलॉन को पता चलता है कि इसके बच्चों के पास अचानक से एक तूफान आ गया है, जिसका ऑब्वियसली मतलब था कि प्लूटो वहाँ इसके बच्चों के पास पहुंच गया है। एंड एप्सिलॉन को समझ नहीं आता कि प्लूटो को कैसे इसके बच्चों के बारे में पता चला, क्योंकि इसे तो पता नहीं होता कि अबूला ये सब करवाला है, नबूला इसके बच्चों से मिला था। एंड एप्सिलॉन भाई तुरंत ही अपने बच्चों की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से इनके सेफ हाउस के ऊपर, जो कि एक पहाड़ पर था, उसके ऊपर अचानक से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक बिजली गिरती है। एंड इनका पूरा का पूरा बेस तबाह हो जाता है और ये पूरा का पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। एंड एक हॉर्न की शेप में आ जाता है, मतलब सींगों की शेप में, जिससे एप्सिलॉन तो अपनी पावर का यूज कर बच जाता है, लेकिन स्कॉट वो नहीं बच पाता। एंड इस तरह बोरा टीम का एक और मेंबर स्कॉट भी मारा जाता है। एप्सिलॉन को समझ नहीं आता कि प्लूटो जब वहां है तो ये इतनी खतरनाक पावर किसकी थी, जिसने एक ही अटैक में इसके पूरे के पूरे बेस के साथ साथ एक पहाड़ तबाह कर दिया भाई। लेकिन एप्सिलॉन ये भी जानता था कि इसके पास अभी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, इसे तुरंत ही अपने बच्चों की तरफ जाना होगा, उन्हें बचाने के लिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं एप्सिलॉन के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इनका घर लगभग टूट गया होता है। लेकिन तभी एप्सिलॉन वहां पर आ जाता है, जिसका बॉडीगार्ड इधर आकर इनके बच्चों को बचाने लगता है। एंड एप्सिलॉन यहाँ प्लूटो से भिड़ जाता है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि एप्सिलॉन ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड अब क्योंकि इसे अपने बच्चों को ही बचाना था तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ प्लूटो से लड़ने लगता है। एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एंड प्लूटो का एक हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। एंड तभी पूरा का पूरा आसमान साफ हो जाता है, एंड प्लूटो ना भाई डर के भाग जाता है। तभी इन बच्चों को अपने ऊपर एक नहीं बल्कि दो सन दिखते हैं, जिनमें से एक होता है एप्सिलॉन, जो आज चाहता तो प्लूटो को मार देता, लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा होता है इसलिए इसने प्लूटो को इंजर्ड कर वहां से भगा दिया होता है। ये सारे के सारे बच्चे एप्सिलॉन को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एंड एप्सिलॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं एप्सिलॉन एक मीटिंग में जाता है सबको सब कुछ बताने के लिए, कि ये नहीं जानता कि स्कॉट के ऊपर किसने अटैक किया था उतनी स्ट्रॉन्ग पावर से। एंड ये सारे के सारे लोग ना एप्सिलॉन को डांट रहे होते हैं कि एप्सिलॉन ने तब प्लूटो को क्यों नहीं खत्म किया जब इसके पास मौका था, जिसपे एप्सिलॉन कहता है कि ये कभी भी प्लूटो को खत्म नहीं करेगा, चाहे वो इस पर जितनी बार अटैक करे। एंड तभी इधर हम देखते हैं किड्स एंड ह्यूमन राइट्स वाला आदमी यहाँ एक दूसरे आदमी के साथ आ जाता है, इन सारे बच्चों में से एक बच्चे वैसिली को अडॉप्ट करने के लिए। एप्सिलॉन की वर्कर इन्हें मना करती है कि तब तक वैसिली को इन्हें नहीं लेके जाने दे सकती जब तक एप्सिलॉन यहाँ पर नहीं आ जाता, लेकिन ये लोग इससे कहते हैं कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, एंड ये लोग ना वैसिली को एक बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। एंड अगर अभी इन लोगों ने वैसिली को इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाने दिया तो वैसिली के पास से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये लोग छीन लेंगे एक अच्छी जिंदगी जीने की, जिस वजह से ये वर्कर इनकी बातों में आ जाती है एंड वैसिली को इनके साथ भेज देती है। एंड जब अगले दिन एप्सिलॉन घर आता है और इसे पता चलता है कि वैसिली गायब है और उसको दो लोग आकर अडॉप्ट कर अपने साथ नॉर्थ पोल लेके चले
चले गए तो ये एकदम डर जाता है। एंड अब ये आदमी जो वैसली को अडॉप्ट करके लाया होता है अपना असली रंग दिखाता है। एंड असल में वैसली को अडॉप्ट करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ नॉर्थ पोल अबूला के पास लेकर आ गया होता है, जिसको देखते ये बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड चिल्लाने लगता है। एंड इस बच्चे को चुप कराने के लिए ना अबूला इसे मारने वाला होता है, लेकिन प्लूटो इसे रोक देता है। एंड असल में अबूला ये जानता था कि एप्सिलॉन ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एप्सिलॉन की एक कमी होती है कि वो तभी अपनी फुल पावर का यूज कर सकता है जब सूरज निकला हो। एंड जब सूरज नहीं होता ना तो एप्सिलॉन अपनी फुल पावर के आधा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। एंड इसीलिए अबूला वासली को लेके यहाँ नॉर्थ पोल आ गया होता है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर कभी सूरज निकलता नहीं। एंड ये जानता था कि एप्सिलॉन बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत ही वासली को बचाने के लिए निकल के इधर आने लगेगा। एंड जब तक वो यहाँ नॉर्थ पोल पहुंचेगा उसकी बची कुछ एनर्जी की भी आधी एनर्जी बची होगी। एंड फिर प्लूटो एप्सिलॉन को आसानी से मारकर दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स को खत्म कर देगा एंड फिर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। एंड इसका प्लान ना भाई बिल्कुल सही था। एप्सिलॉन अपनी लगभग बची कुछ आधी से भी ज्यादा एनर्जी को खत्म कर तुरंत ही यहाँ अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ वासली को बचाने के लिए नॉर्थ पोल आ जाता है, जहाँ पर सूरज नहीं निकलता, जिसकी वजह से अब ये दोबारा अपनी एनर्जी को भर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए एप्सिलॉन इस कैसल के अंदर घुस जाता है एंड वासली को ढूंढने लगता है। इसे प्लूटो की हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स महसूस हो रही होती है। एंड तभी अचानक से प्लूटो एप्सिलॉन को पकड़ लेता है अपने हॉर्न से। मेरी चिंता मत करो और जाके वासली को बचाओ। एंड एप्सिलॉन इतना कहने के बाद अपनी बची कुछ पूरी एनर्जी का यूज कर देता है एंड प्लूटो को लेकर हवा में उड़ जाता है और यहाँ बादलों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अब सूरज ने दिख जाएगा, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा टाइम था। एंड अब जाके हम लोग प्लूटो को देखते हैं जो कि एप्सिलॉन से कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं था? क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो साहद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लूटो उसकी बात को मत सुनो और खत्म कर दो उसे। एंड तभी हम देखते हैं सूरज निकल आता है एंड एप्सिलॉन की एनर्जी दोबारा से भरने लगती है, लेकिन तभी प्लूटो कहता है मेरी मदद करो प्लीज, जिसको सुनकर एप्सिलॉन एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड ये भी समझ जाता है कि प्लूटो को अपने पापा के ऑर्डर्स की वजह से ना चाहते हुए भी रोबोट्स को मारना पड़ रहा होता है, जो कि नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता फहद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। नहीं, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, इस दुनिया को अब कोई नहीं बचा सकता, वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। कौन कौन तबाह कर देगा फहद? बोरा, जिसको सुनकर एप्सिलॉन एकदम शॉक रह जाता है। प्लीज मुझे मार कर मुझे फ्री कर दो एप्सिलॉन। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा तूफान आ जाता है एंड पूरे के पूरे नॉर्थ पोल तबाह होने लगता है। एंड एप्सिलॉन वासली को बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथों के साथ नीचे भेज देता है वासली के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए। आखिर कौन है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कहीं यही बोरा तो नहीं? एंड तभी अबूला कहता है, प्लूटो अगर तुमने एप्सिलॉन को नहीं मारा तो मैं अभी के अभी इस बच्चे को मरवा दूंगा। जिसको सुनते ही प्लूटो समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता एंड एप्सिलॉन इसे मारने वाला है नहीं। एंड अगर इसने एप्सिलॉन को नहीं मारा तो वासली मारा जाएगा, तो इसीलिए फिर प्लूटो ना चाहते हुए भी एप्सिलॉन को खत्म कर देता है। एंड जैसे ही एप्सिलॉन खत्म होता है ना भाई, ये बड़ा सा तूफान गायब हो जाता है एंड एप्सिलॉन ने अपनी आखिरी सांस तक वासली को बचाया होता है। एंड तभी हम देखते हैं एप्सिलॉन जैसे ही खत्म होता है, इसकी गेसेक्ट और बाकी के सारे टॉप 7 रोबोट्स की मेमोरी के साथ एटम जाग जाता है। एंड फाइनली भाई टेनमा का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है एंड गेसेक्ट की चिप की वजह से जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए थे उसकी वजह से एटम फाइनली होश में आ जाता है। एंड इस तरह डॉक्टर टेनमा अपने एक और मास्टरपीस रोबोट को बना देते हैं, जिसके पास से ना इस समय इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती है जो कि प्लूटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होती हैं। एंड एटम ना भाई होश में आने के बाद सिर्फ एक चीज बोलता है, बोरा। पूरी की पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि सारे के सारे टॉप 7 रोबोट्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सबको ये तो पता होता नहीं कि एटम दोबारा से जिंदा हो गया है। एंड अब हम इस रोबोट रूजवेल्ट को देखते हैं। एंड असल में ये ना अमेरिका के प्रेसिडेंट का पर्सनल रोबोट था एंड ये था जो ऊपर से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। एंड ये ना मदद कर रहा होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सारे के सारे टॉप 7 रोबोट्स को खत्म करने में। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट पागल होता है भाई। ये बस इतना नहीं चाहता था कि दुनिया में कोई भी ऐसा रोबोट हो जो अमेरिका को तबाह करने की ताकत रखे। एंड फिर इधर हम देखते हैं उचानो मिजू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और डरा हुआ होता है, क्योंकि एटम इसकी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा होता। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर पाने के बाद एटम अभी भी वही पुराना अच्छा वाला एटम या फिर अब ये इविल बन गया है। एंड तभी ये अचानक से देखता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि एटम ने यहाँ बैठे बैठे एंटी प्रोटॉन बॉम्ब का फॉर्मूला बना दिया होता है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जो कि अगर किसी गलत के हाथ लग गया तो फिर पूरी की पूरी दुनिया गई। एंड उचानो मिजू को भाई समझ नहीं आ रहा था कि ये करे क्या। एंड फिर इधर हम देखते हैं टेनमा ब्राओ से मिलने आया होता है। क्या हुआ डॉक्टर टेनमा, मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ब्राओ, बताओ मुझे अबूला कहाँ मिलेगा? आप जो भी पूछोगे मैं वो सब आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको मुझे ठीक करना होगा। एंड फिर हम देखते हैं उचानो मिजू एकदम डर जाता है ये जानकर कि एटम अपनी सेल को तोड़कर भाग गया होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल होता है। एंड असल में ना एटम अब बाकी के 6 टॉप 7 रोबोट्स की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया होता है भाई। एंड उचानो मिजू तुरंत ही एटम को ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड जब इसको एटम मिलता है तो वो ठीक हो गया होता है। एंड एटम ने ना असल में गेसेक्ट, एप्सिलॉन और बाकी के सारे टॉप 7 रोबोट्स की अच्छाई से अपने अंदर की हेट्रेड को
सरप्रेस कर दिया होता है एंड वापस से होश में आ गया होता है, जिसको देखकर ओचानो मिजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं इधर डॉक्टर टेनमा अबूला की तरफ निकल जाता है एंड एटम अब जाके सब कुछ बताता है, क्योंकि अब ये सारा का सारा खेल समझ गया होता है। एंड असल में कई सालों पहले डेरियस के राज में डेरियस सच में बोरा नाम के रोबोट को डॉक्टर अबूला की हेल्प से बनवा रहा था, लेकिन दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि वेदर को मैनिपुलेट करके पर्शिया के डेजर्ट को एक हरा भरा ग्रीन लैंड बनाने के लिए। एंड डेरियस और अबूला बुरे नहीं थे भाई, वो लोग बस पर्शिया का भला चाहते थे। एंड बोरा टीम को जो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट रोबोट्स मिले थे वो वही सारे रोबोट्स थे जो अबूला के एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। एंड फिर पर्शिया के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट और रूजवेल्ट की वजह से पूरी की पूरी दुनिया ने अटैक कर दिया, ये सोचकर कि वो लोग बोरा नाम के रोबोट को बना रहे पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, जो कि एकदम झूठ था, जिस वजह से पूरा का पूरा पर्शिया तबाह हो गया। एंड साथ ही साथ डॉक्टर अबूला ने अपनी फैमिली को भी खो दिया। एंड इसीलिए अपनी फैमिली और पर्शिया के बदले को लेने के लिए अबूला सारे के सारे बोरा टीम के मेंबर्स और सारे टॉप 7 रोबोट्स को मरवाना चाहता है, जिसके बाद शायद से वो पूरी की पूरी दुनिया को भी तबाह कर देगा अपने बदले को लेने के लिए। एंड फिर इधर हम डॉक्टर टेनमा को देखते जो अबूला से फाइनली मिल जाता है, लेकिन एकदम शॉक्ड रह जाता है ये देख के कि अबूला ने पर्शिया के एक जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर गोजी की मदद से बोरा को फाइनली बना दिया होता है, लेकिन इस बार वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि इस बार सच में पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। एंड अब तो इसे कोई रोक भी नहीं सकता इनके हिसाब से, क्योंकि सारे के सारे टॉप 7 रोबोट्स मारे गए, क्योंकि इसे तो पता नहीं कि एटम अभी भी जिंदा है। एंड अब जाके डॉक्टर टेनमा अबूला को एक ऐसी चीज बताता है जिसको सुनकर अबूला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कि असल में अबूला भी सेंट्रल एशिया वॉर में मारा गया था, जिसकी वजह से फहाद को नेदरलैंड से वापस आना पड़ा था। एंड असल में टेनमा के मास्टरपीस रोबोट को चलाने के लिए भी नेगेटिव इमोशन जैसे हेट्रेड, दुख, इन सब की जरूरत थी, जो कि अबूला के अंदर भरी हुई थी उसकी फैमिली के खोने की वजह से। इसीलिए अबूला के मरने से पहले टेनमा से अपनी चिप को उस रोबोट के अंदर डलवा दिया था, जिससे फिर जाके वो रोबोट होश में आ गया था। एंड भाई फहाद जो कि अभी प्लूटो बना हुआ है, वो टेनमा का मास्टरपीस रोबोट नहीं था, बल्कि खुद अबूला वो मास्टरपीस रोबोट था, जो कि इतना ज्यादा एडवांस रोबोट था कि वो खुद से ही झूठ बोल रहा था भाई। एंड पर्शिया का वो जीनियस साइंटिस्ट गोजी भी कोई और नहीं बल्कि यही था, जो बस इस रोबोट की एक दूसरी पर्सनालिटी थी। एंड ये रोबोट ना भाई अब तक खुद से ही झूठ बोलता आ रहा था। फहाद जो कि अब प्लूटो बन चुका है, उसे डॉक्टर अबूला ने बनाया था, एंड इस बोरा को डॉक्टर अबूला की दूसरी पर्सनालिटी डॉक्टर गोजी ने, जिसका अब जाके हम असली रूप देखते हैं। एंड अबूला वहाँ पर इतने सारे शौक के साथ बेहोश हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर गोजी अपनी बॉडी को बोरा के अंदर लगा देते हैं एंड जमीन के अंदर घुस जाते हैं पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। एंड फिर इधर हम डेरियस को देखते हैं जो बोलता है टाइम आ गया है पूरी दुनिया को उस पाप के लिए सफर करने का जो कि उन्होंने पर्शिया के साथ किया था, और सबसे पहले जो कंट्री तबाह होगी वो होगी अमेरिका। एंड असल में ना पता है बोरा क्या करने वाला होता है, ये ना अंडरग्राउंड के रास्ते मैग्मा के बीचों बीच से ठीक यूएसए के नीचे जाके एक एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एटम के अलावा अबूला भी एक और ऐसा रोबोट था जिसको एंटी प्रोटॉन बॉम्ब का फॉर्मूला पता था। पूरी दुनिया के सारे वेदर रोबोट्स को इस बात का पता चल जाता है एंड पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि दुनिया तबाह होने वाली है। एंड एटम को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि इन लोगों के पास सिर्फ 10 घंटे बचे होते हैं इससे पहले कि बोरा उस एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को ब्लास्ट कर इस दुनिया को तबाह कर दे। एंड फिर इधर हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो तुरंत ही रूजवेल्ट के पास आ जाता है। ये क्या हो रहा है रूजवेल्ट, पूरी दुनिया तबाह होने वाली और सबसे पहले अमेरिका, तुमने तो कहा था अमेरिका सबसे टॉप पर रहेगा। एंड तब रूजवेल्ट बोलता है नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, पूरी दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। एंड असल में ना रूजवेल्ट अभी तक इस प्रेसिडेंट को भी बेवकूफ बना रहा था। एंड इसका मेन प्लान ये था कि बोरा से उस एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को ब्लास्ट करवा के, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर का सारा मैग्मा के साथ साथ ढेर सारा स्मोक, पोल्यूशन सब कुछ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। और जो बचेंगे ना भाई वो होंगे सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स। बहुत सालों से हम रोबोट्स ने तुम ह्यूमंस की गुलामी की है, लेकिन अब नहीं, अब एक न्यू एरा स्टार्ट होगा रोबोट्स का। एंड यूएस के प्रेसिडेंट को यकीन नहीं होता कि इसकी बेवकूफी की वजह से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली होती है। एंड एटम ये जानता था कि बोरा को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ शायद अब यही है जो बोरा को रोकने की चांस रखता है, जो कि भले ही सिर्फ और सिर्फ 0.003% होती है। लेकिन बोरा के साथ लड़ाई करने से पहले एटम कुछ लोगों से मिलता है। अरे तुम जिंदा हो दुनिया के इकलौते टॉप 7 रोबोट्स में से एक मास्टरपीस, तुम इससे मिलने क्यों आए हो? ब्राओ, मैं जानता हूँ कि दुनिया में जो भी हो रहा है तुम सब कुछ जानते हो, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। एंड फिर एटम हेलेना से भी मिलने जाता है, जो हेलेना को बताता है कि गेसिक्ट इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड वो अपनी आखिरी टाइम तक बस हेलेना के बारे में ही सोच रहा था। एंड एटम ना हेलेना को गेसिक्ट और इसके बच्चे के बारे में नहीं बताता। एंड एटम हेलेना से ये जरूर कहता है कि वो गेसिक्ट को एवेंज जरूर करेगा, जिसके बाद एटम निकल जाता है बोरा की तरफ। लेकिन तभी रास्ते में प्लूटो इसे सेंस कर लेता है एंड आ जाता है एटम से लड़ने के लिए। ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन अब एटम पहले की तरह वीक नहीं होता। इसकी बॉडी में भी डॉक्टर टेनमा ने गेसिक्ट की जेरोनियम को लगा दिया होता है एंड इसके पास
ना बाकी के सारे टॉप 7 रोबोट्स की प्लूटो के साथ की लड़ाई की मेमोरी और एक्सपीरियंस भी होता है, जिस वजह से एटम के पास अभी जीतने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। एंड एटम ना भाई अभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है प्लूटो के ऊपर, क्योंकि इसने इतने सारे अच्छे रोबोट्स को मारा होता है, इसलिए ये अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहा होता है। इन दोनों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। एंड प्लूटो ना असल में अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि ये ना इसके अंदर की जो हेट्रेड थी वो खत्म हो गई होती है। एंड इसे ना बस बुरा लग रहा होता है उन सारे पापों के लिए जो कि इसने किए थे, क्योंकि ये आखिरी में है तो फहादी ना, जो कि एक बहुत ही अच्छा रोबोट था जो बस इस दुनिया को फूलों से भरना चाहता था। एंड इसीलिए एटम भाई प्लूटो को एक तरफा हरा देता है। एंड फिर ये प्लूटो को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी इसे प्लूटो की रोने की आवाज आने लगती है। एंड इसे ना उन सारे टॉप 7 रोबोट्स की पास्ट की अच्छी मेमोरीज याद आने लगती है। एंड इसे ना गेसिट की वो लास्ट लाइन याद आ जाती है जो कि उससे मरने से पहले बोली थी कि हेट्रेड को तुम कभी हेट्रेड से खत्म नहीं कर सकते, हेट्रेड को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका होता है जो कि होता है लव। एंड अब जाके एटम वापस से होश में आ जाता है एंड प्लूटो को नहीं मारता। एंड फहाद ना भाई फूट फूट कर रोने लगता है, ये बस मरना चाहता था उन सारे पाप के लिए जो कि इसने अबुला की वजह से किए होते हैं। लेकिन एप्सिलॉन की तरह एटम भी इसे नहीं मारता एंड इससे कहता है फहाद मैं तुम्हें माफ करता हूँ, हम सारे तुम्हें माफ करते हैं। एंड फिर ना भाई एटम जमीन के अंदर घुस जाता है बोरा को रोकने के लिए, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन था। पूरी की पूरी दुनिया डरी हुई थी एंड एटम बोरा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एंड अगले ही पल एटम और बोरा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं एंड डॉक्टर टेनमा के 2 मास्टरपीस रोबोट्स आपस में टकराने वाले होते हैं। अबुला तुम्हें समझना होगा तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें इस हेट्रेड को खत्म करना होगा। लेकिन बोरा कुछ भी सुनने की फिराक में नहीं था। एटम जानता था कि इसके पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद इसकी बॉडी मैग्मा की वजह से पूरी तरह से पिघल जाएगी। एंड उससे पहले इसे कुछ भी करके बोरा के अंदर के एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को डिसेबल करना होगा। लेकिन तभी सहाद यहाँ नीचे आ जाता है एंड एटम को पकड़ लेता है एंड इससे कहता है एटम मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को डिसेबल करने का फॉर्मूला भेजो। लेकिन सहाद प्लीज एटम मुझे एक मौका दे दो अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड एटम इसकी बात को मान लेता है एंड फहाद के पास वो सारा डेटा ट्रांसफर कर देता है, जिससे ये ना बोरा के अंदर के एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को डिसेबल कर सकता था। एंड तभी प्लूटो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है एंड एटम से कहता है एटम पुरान और इस खूबसूरत दुनिया का ख्याल रखना। क्या ये क्या कह रहे हो तुम सहाद? एंड तभी प्लूटो एटम को अपने हाथों में पूरी ताकत से पकड़ लेता है एंड ऊपर हवा में लॉन्च कर देता है, जिससे अब एटम जल्दी नहीं छूट सकता था। एंड फिर ना सहाद ना भाई अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेदर मैनिपुलेशन का एक साथ फुल पावर में यूज कर देता है। एंड इतनी पावर को एक साथ यूज करने की वजह से इसका मरना पक्का हो जाता है। लेकिन सहाद ने ना भाई अपना मन बना लिया होता है एंड ये पूरी ताकत के साथ बोरा के अंदर घुस जाता है। एंड मरने से पहले ये ना तो सिर्फ उस एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को डिसेबल कर देता है, बल्कि साथ ही साथ अपनी पूरी की पूरी वेदर मैनिपुलेशन की पावर का यूज कर इस पूरे के पूरे मैग्मा को जमा देता है भाई, जिसकी वजह से पता नहीं साइंस का क्या लफड़ा होता है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लाइट जगमगाने लगती है, बिल्कुल एक फूलों से भरे गार्डन की तरह। एंड मरने से पहले सहाद का ना भाई सपना सच हो गया होता है एंड सहाद ने इस पूरी की पूरी दुनिया को बचा लिया होता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूएस का प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी रूजवेल्ट बोलता है हाँ यकीन नहीं होता मेरा प्लान फेल हो गया उस एटम की वजह से। जिसको सुनकर ये प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड इसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं एंड इसको अब जाके अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी और भी प्लान्स हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एटम के कहने पर ब्राउ वहां आ जाता है एंड प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है। मुझे लगा ही था ये सारी चीजें तुम करवा रहे थे मिस्टर प्रेसिडेंट। ब्राउ मेरे पुराने दोस्त, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलके। इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और तुम ही ऐसे रोबोट्स हैं जो जानते हैं कि इंसान कितने बुरे और मतलबी हैं। मेरे साथ हाथ मिला लो ब्राउ और चलो साथ में ह्यूमैनिटी को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी ब्राउ कुछ भी नहीं कहता एंड बस चुपचाप अपने अंदर की स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर रूजवेल्ट के अंदर घुसेड़ देता है एंड रूजवेल्ट को खत्म कर देता है। एंड प्लूटो भले ही खत्म हो गया होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया को एक मैसेज जरूर देके जाता है, जो कि होता है कि हेट्रेड नफरत को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका होता है, जो कि होता है प्यार। एंड यहाँ पर हमारी ये मास्टरपीस एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में जरूर बताना तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी और कुछ नहीं, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।